दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सब्जेक्ट कोड 806 की, जो कि प्रथम वर्ष का है। इसका नाम है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो चलिए इस वन शॉट वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो को इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया है कि आपका कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो मीडियम लेवल का हो, चाहे वो हाई लेवल का हो, या फिर लो लेवल अंडरस्टैंडिंग का हो, वो सभी इस वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने हिंदी भी ऐड कर दिया है। जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनके आंसर्स को मैंने हिंदी में भी दे दिया, ताकि वो क्वेश्चंस को याद करते समय अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हिंदी में पढ़ सकें। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर, तो आप समझ पाएंगे। और जैसा कि मैंने बता दिया है, आपका 801, 802, 803, 804, 805 और ये 806 नंबर सब्जेक्ट है। ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। और ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको स्क्रीन पे ही प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। कई बच्चों का कमेंट आया कि सर वीडियो की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है, तो उस लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको इस वीडियो के कोने पे एक स्क्रीन पे आपको सेटिंग का बटन दिखाई देगा। ठीक है, इस कोने पे जब आप इस स्क्रीन को टच करेंगे, जो वीडियो चला रहे हैं उसकी स्क्रीन को एक बार टच करेंगे, तो आपको यहाँ पे सेटिंग का बटन बटन दिखाई देगा। इस सेटिंग के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल के दिखाई देंगे। कहीं पे भी यहाँ पे बीच में खुल के दिखाई देंगे, जिसमें ऑडियो ट्रैक लिखा होगा। तो जब ऑडियो ट्रैक को आप सेलेक्ट करोगे, ऑडियो ट्रैक के नाम से आ जाएगा। ऑडियो ट्रैक में आपको हिंदी भी देखने को मिलेगा और इंग्लिश भी देखने को मिलेगा। तो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आप देख लें अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश में मिलती है तो। पहला जो प्रश्न है, बोला गया है राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। आपको दो पूछा जाए तो दो ही बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितना हो सके मैक्सिमम बताया है, लेकिन आपको दो आपको बताना है। तो इसमें पूछा गया है मौन वाचन के दो महत्व बताइए। तो हम बोलेंगे साइलेंट रीडिंग इज, हम अब साइलेंट रीडिंग भी पूछ सकते हैं व्हाट इज साइलेंट रीडिंग, तो हम बोलेंगे साइलेंट रीडिंग इज एन एसेंशियल स्किल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड एकेडमिक सक्सेस। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इम्प्रूव कंप्रहेंशन, वोकेबलरी एंड कंसंट्रेशन। मौन वाचन भाषा विकास और शैक्षिक सफलता के लिए एक आवश्यक कौशल है। यह छात्रों को समझने की क्षमता, शब्दावली और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दे दिया है। इसी तरह से सभी के हिंदी मैंने दिया है। अब इसका जो है हमको क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। कितने बताने हैं, दो इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो हम कोई भी दो इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंस बता रखे हैं। इम्प्रूव्स रीडिंग कंप्रीहेंशन। ठीक है, ये क्या करता है, आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन को जो इम्प्रूव करता है। मौन वाचन छात्रों को बेहतर ध्यान केंद्रित करने और पाठ का गहराई से अर्थ समझने में मदद करता है। साइलेंट रीडिंग अलाउज स्टूडेंट टू फोकस बेटर एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट डीपली। इस तरह से। और इसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है, एनहेंस वोकेबलरी। तो यहाँ पर रीडिंग साइलेंटली एक्सपोजेस लर्नर्स टू न्यू वर्ड एंड phrases which they can add to their vocabulary। यानी कि मौन वाचन से विद्यार्थी होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, वो नए शब्दों और वाक्यांशों से परिचित होते हैं, जिससे उनकी शब्दावली जो है समृद्ध होती है। बुल्स कंसंट्रेशन, तो साइलेंट रीडिंग इंप्रूव्स मेंटल फोकस, हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिकम मोर अटेंटिव एंड थॉटफुल। यानी कि यह मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है, जिससे छात्र अधिक ध्यानवान और विचारशील बनते हैं। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंस लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग। साइलेंट रीडिंग हैबिट्स makes students self learners as they do not dependent on the other to read aloud for them। यानी कि कोई दूसरा उनको जोर से पढ़ के सुनाए उसके लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो। मौन वाचन की आदत छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सेव्स टाइम, और टाइम भी बचता है। साइलेंट रीडिंग इज फास्टर देन रीडिंग अलाउड, यानी जोर से बोल करके पढ़ने से बहुत फास्ट होती है। विच हेल्प्स इन कवरिंग मोर मटेरियल इन लेस टाइम। यानी कि मौन वाचन तेज होता है, जिससे कम समय में अधिक अध्ययन किया जा सकता है। तो ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ताकि आपको इंग्लिश के साथ में हिंदी भी समझ में आ जाए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में पढ़ें, और आपको कोई पैराग्राफ समझना है, कोई लाइन समझनी है, तो उसके नीचे मैंने हिंदी दे दी है। वो हर क्वेश्चन में दिया है मैंने। यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछा गया है राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट। जो मुद्रण लिपि है, इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे देखो कि प्रिंट स्क्रिप्ट क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो प्रिंट स्क्रिप्ट रेफर्स टू द सिंपल एंड क्लियर फॉर्म ऑफ राइटिंग लेटर लाइक द प्रिंटेड टेक्स्ट फाउंड इन द बुक्स।
इट इज़ वाइडली यूज इन प्राइमरी एजुकेशन फॉर टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग। प्रिंट स्क्रिप्ट वह सरल और स्पष्ट अक्षर लेखन शैली है जैसे कि किताबों में मुद्रित होती है। यह प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने और लिखने की शिक्षा देने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो ये प्रिंट स्क्रिप्ट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ये बताओगे। अब इसके दो एडवांटेज पूछे, मैंने एडवांटेज आपको ज़्यादा दे रखे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि ज़्यादा लिखना, आपको दो पूछा है तो दो ही लिखना है। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इजी टू रीड होता है क्योंकि ये साफ सुथरा होता है। तो प्रिंट स्क्रिप्ट में जो अक्षर होते हैं वो अलग अलग और स्पष्ट होते हैं, यानी कि प्रिंट स्क्रिप्ट हैज़ क्लियरली सेपरेटेड लेटर्स मेकिंग इट ईजी फॉर बिगनर्स टू रीड, जिससे शुरुआती छात्रों के लिए पढ़ना आसान होता है। और दूसरा जो है इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल टू राइट, लिखने में ये सरल होते हैं। द लेटर्स आर सिंपल इन शेप विच हेल्प चिल्ड्रेन लर्न टू राइट क्विकली एंड करेक्टली। इसके नीचे इसकी हिंदी अनुवाद लिखी गई है। इसी तरह से आप तीसरा भी बता सकते हैं इसका एडवांटेज, इम्प्रूव्स लेटर रिकॉग्निशन, यानी कि पहचान, अक्षर पहचान में सुधार होता है इससे। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं और इसके पॉइंट्स के बारे में एक जो है हमने लाइन दी है ताकि आप पॉइंट को और बेहतर तरीके से समझ पाए। इस तरह से इसका और एडवांटेज क्या है, हेल्प्स इन लर्निंग रीडिंग स्किल्स। और एडवांटेज क्या है इसका, फाउंडेशन फॉर कर्सिव राइटिंग, यानी कि सहायक आधार जो है रेखा बनाता है कर्सिव राइटिंग का, जो हम लिखते हैं उसके लिए। तो इसमें से कोई भी, आप दो पूछा है तो दो लिखिए, तीन पूछा है तो कोई भी तीन लिखिए, उससे ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। इसके बाद जो है व्हाट डू यू मीन बाई प्रीफिक्स, गिव एन एग्जाम्पल। तो देखो प्रीफिक्स भी पूछ सकता है, सुफिक्स भी पूछ सकता है, तो मैंने दोनों ही दे दिए हैं। देखो क्वेश्चन में प्रीफिक्स पूछा है लेकिन मैं प्रीफिक्स भी दे रहा हूँ और सुफिक्स भी दे रहा हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग और एक को बोलते हैं प्रत्यय। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, ए प्रीफिक्स। ठीक है, ए प्रीफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड बिफोर द रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, यानी कि प्रीफिक्स वह शब्द समूह या अक्षर समूह होता है जो किसी शब्द से पहले जोड़ा जाता है जिससे उसका अर्थ बदल जाता है। एग्जाम्पल के देखेंगे तो हम देखो, काइंड में हमने यू एन लगाया, प्रीफिक्स मतलब पहले, उपसर्ग मतलब पहले आने वाला। तो काइंड में हमने अन लगाया तो अनकाइंड हो गया, अनकाइंड मतलब दयालु नहीं होना। और जैसे राइट है, हम राइट लिखते हैं, राइट में अगर री लगा देंगे, आर ई लगा दें, जोड़ दें, उपसर्ग का हम उपयोग कर रहे हैं, ये उपसर्ग है। जो अन है ये उपसर्ग है, ठीक है, जो री है ये उपसर्ग है। तो इसको हम जोड़ रहे हैं तो री राइट हो जा रहा है, री राइट मतलब फिर से लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके उपसर्ग के एग्जाम्पल। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है सुफिक्स यानी कि प्रत्यय क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताइए। तो हम बताएंगे ए suffix is a group of letters added after the root word to change its form or meaning। यहाँ पर जो है ये बिफोर होता है यूज, ठीक है, और ये होता है आफ्टर यूज। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एडेड बिफोर और ये एडेड आफ्टर होता है। बस एक पहले लगता है और एक इनके बाद लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हेल्प के साथ में हमने फुल लगा दिया तो हेल्पफुल बन गया, यानी सहायक हो गया। और हेल्प मतलब केवल सहायता, और यहाँ पे हेल्पफुल मतलब सहायक हो गया। टीच, ठीक है, टीच यानी पढ़ाना, और टीचर जो पढ़ाता है, तो टीच के साथ ई आर लगा दिए तो टीचर बन गया जो पढ़ाता है। तो इस तरह से सुफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको समझिए, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जस्टिफाई। तो हम बताएंगे, देखो इसको इंग्लिश में लिखा है, मैंने यहाँ पे हिंदी इसका दिया है। इंग्लिश इज कंसिडर्ड द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च, टेक्निकल बुक्स, जर्नल्स एंड सॉफ्टवेयर आर रिटन इन इंग्लिश। इट हेल्प्स साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू शेयर नॉलेज एंड वर्क टुगेदर। अब इसको हिंदी में समझ सकते हैं तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वैश्विक भाषा माना जाता है। इंग्लिश इज कंसिडर्ड द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अधिकांश मोस्ट साइंटिस्ट साइंटिफिक रिसर्च यानी अधिकांश वैज्ञानिक शोध, तकनीकी पुस्तकें, जनरल और सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में होते हैं। यह विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को ज्ञान साझा करने और मिलकर कार्य करने में सहायता करती है। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी लिखा है हर क्वेश्चन में ताकि आप लोग जो है समझ पाएं। अगर आपको अंग्रेजी में ध्यान नहीं रहता तो आपको हिंदी अगर ध्यान रहता है तो आप हिंदी में उसको बना के लिख सकते हैं। जस्टिफिकेशन देना, हमें तर्क देना है कि भाई क्यों है ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज क्यों है। तो इसका रीज़न क्या है
कि भाई मीडियम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी वैज्ञानिक शोध का ये माध्यम है। जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वो इंग्लिश में ही प्रकाशित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश शोध पत्र और खोजें जो है अंग्रेजी में ही प्रकाशित की जाती हैं, इसलिए जो है हम इसको जो है क्या मानते हैं, इंग्लिश जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है। हम बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर की भाषा भी इंग्लिश होती है ना। जैसे ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए भी हम इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं, वैश्यों में किसी से बात करना हो दूसरे देशों में तो हम इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं। एक्सेस टू द नॉलेज, यानी ज्ञान तक पहुंच जो है बहुत आसानी से हमें मिल जाती है, क्योंकि हम इंग्लिश में जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर 7 days लीव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजन। कजन में आपका चाचा चाची के भाई बहन आ सकते हैं, बेटे आ सकते हैं, यानी कि आपके चचेरे भाई बहन लगेंगे। तो आप सीधा सीधा पहले डेट लिखोगे, ठीक है, एप्लीकेशन लिखते समय सबसे पहले डेट लिखोगे, तो यहाँ पे डेट लिखोगे। टू, अब किसको लिखना है, एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना है, तो टू द प्रिंसिपल, आपका स्कूल या कॉलेज का जो नाम है वो लिखोगे, और जिस सिटी से आप लिख रहे हो, जिस सिटी में पढ़ रहे हो उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ताकि बच्चे रटे ना। तो आप अपने स्कूल का कॉलेज का नाम लिखोगे और यहाँ पर जो है सिटी का नाम लिख दोगे। सपोज करिए मैं बोलता हूँ आर्य विद्या मंदिर जो स्कूल है, और मैंने सिटी दे दिया सपोज करिए जबलपुर, तो इस तरह से आर्य विद्या मंदिर जबलपुर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है सब्जेक्ट जरूर लिखोगे, सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, तो सब्जेक्ट को आपको मेंशन करना होगा। सब्जेक्ट किस लिए लिख रहे हो आप, आपको चाहिए 7 days की लीव, किस लिए, कि आप अटेंड करना चाहते हैं मैरिज ऑफ योर कजन। तो यहाँ पे बोलोगे एप्लीकेशन फॉर 7 days लीव टू अटेंड माई कजन्स मैरिज, यानी चचेरे भाई या बहन की शादी में शामिल शामिल होने हेतु 7 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैडम करते हुए लिखोगे, आई रिस्पेक्टफुली विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कजन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम, अब वो डेट से डेट डाल दोगे, किस डेट से किस डेट तक आपको चाहिए, 7 दिन किस कौन सी डेट से कौन से डेट तक पूरी होंगे, तो वो 7 दिन आप डाल दोगे। जैसे आज सपोज करिए आप डाल रहे हैं 16 तारीख, तो 16 से ले रहे हैं, 16 तो हो ही जाएगा, साथ में 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21 और 22, यानी 16 तारीख से 22 तारीख तक आप जो है यहाँ पे डालेंगे। तो 16/5/2025 और यहाँ पे 22/5/2025, ठीक है, इस तरह से डाल दोगे। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 days, ये 7 दिन हो जाएंगे, तो आप लिखोगे 7 days के लिए आपको लीव चाहिए फ्रॉम द कॉलेज। आप कॉलेज से मांग रहे हैं कॉलेज से, स्कूल से मांग रहे हैं तो स्कूल लिखोगे। दिस ओकेजन इज वेरी, अभी आप बताओगे, खाली छुट्टी मांगना नहीं होता है, थोड़ा सा आपको बताना होता है कि भैया क्यों आप छुट्टी पे वहां पे जाना चाहते हो, शादी तो अटेंड करना चाहते हो लेकिन रीजन क्या है। तो दिस ओकेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई फैमिली एंड माई प्रेजेंस इज नेसेसरी, ठीक है। आई एश्योर यू विल यू दैट आई विल कवर ऑल द मिस्ड लेसन आफ्टर द रिटर्निंग। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको हिंदी में कर दिया है, हिंदी आप पढ़ना चाहें समझना चाहें तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मुझे अपने चचेरे भाई बहन की शादी में शामिल होना है, जो इस तिथि से इस तिथि तक जो है आयोजित की जाएगी, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे कॉलेज से 7 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। यह पारिवारिक कार्यक्रम मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लौटने के बाद मैं अपनी पढ़ाई की क्षतिपूर्ति कर लूंगा, जो यानी कि जो छूटेगा उसे मैं कर लूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, उसी का हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया है ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझें। हर क्वेश्चन में हिंदी अनुवाद मिलेगा आपको, ताकि आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए। यहाँ पे थैंकिंग यू करते हुए आपको ये खत्म करना है, ठीक है। थैंकिंग यू लिख करके यूअर्स ओबीडेंटली लिखेंगे, आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, फिर आपका नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और क्लास लिखेंगे, आप किस ईयर के छात्र हैं वो लिख देंगे। इसके बाद जो है आपसे एक और लेटर पूछा जाता है, राइट, और कभी कभी लेटर नहीं भी पूछा जाता है, ये जरूरी नहीं है कि देखो आने के लिए लेटर भी आता है, किसी किसी साल नहीं पूछा गया है, किसी किसी साल पूछा गया है, तो लेटर एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको एग्जाम में लेटर देगा या नहीं देगा। राइट इन डिटेल अबाउट गाइडेड कंपोजिशन, राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ इट्स। अब यहाँ पे पूछा गया राइट इन डिटेल अबाउट गाइडेड कंपोजिशन। गाइडेड कंपोजिशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है डिटेल में, और इसके 2 मेरिट्स बताने हैं, 2 खासियत बतानी है, ठीक है। तो देखिए लाभ बताने हैं मतलब, तो गाइडेड कंपोजिशन को हम बोलते हैं मार्गदर्शित लेखन। तो इसको हम बोलेंगे, देखो, गाइडेड कंपोजिशन इज ए टीचिंग टेक्निक वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन स्ट्रक्चर्ड assistant to write composition. The teacher provides specific guidelines, topic or framework for students to follow.
द एम इज टू हेल्प लर्नर्स बिल्ड देयर राइटिंग स्किल ग्रेजुअली बाय फॉलोइंग द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मैंने सीधा सीधा लिखा है, आप मार्गदर्शन करोगे बच्चों का और वो जो है आपको फॉलो करेंगे, तो इसी को बोलते हैं मार्गदर्शित लेखन। अब इसमें देखिए, इसको हिंदी में समझने में आपको मैं एक बार बता देता हूँ और इंग्लिश हिंदी पढ़ के, बाकी हम फिर बार बार में हिंदी नहीं पढ़ेंगे, आपको हिंदी पढ़नी होगी। मार्गदर्शित लेखन एक शिक्षण तकनीक है जिसमें छात्रों को लेखन कार्य करने के लिए संरचित किया जाता है, यानी कि उनकी सहायता की जाती है। शिक्षक छात्रों को विशेष दिशा निर्देश, विषय या एक रूपरेखा प्रदान करते हैं जिससे जिसे वे अनुसरण करते हैं, यानी कि जिसको वो अपनाते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए धीरे धीरे लेखन कौशल को विकसित करने में मदद करना होता है। ठीक है, तो यही होता है गाइडेड कंपोजिशन। गाइडेड कंपोजिशन क्या होता है? इज ए टीचिंग टेक्निक वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंट टू राइट कंपोजिशंस। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर आप जो है मेरिट लिखना चाहें तो मेरिट बता सके। इसके लाभ क्या है? इंप्रूव करता है राइटिंग स्किल को। इसके अलावा इनहेंस क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, बूस्ट कॉन्फिडेंस। उसके अलावा जो हेल्प्स ऑर्गेनाइज आइडियाज, रिड्यूसेस राइटिंग एनेक्सिटी। उसके अलावा प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड फीडबैक, और भी है फोस्टर कोलैबोरेशन। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है इसके मेरिट्स हैं। आपको 2-3 मेरिट्स लिख देने हैं। क्वेश्चन देखना है कितना बड़ा है, तो इसमें लिखा है 2 मेरिट्स लिखिए, तो इसमें से कोई भी 2 आपको अच्छा लगता है वो 2 आपको इसमें से लिखने हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे लिखें, याद रखिएगा जितना पूछा जाए एग्जाम में उससे ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रिटार्डेशन इन रीडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई में अवरुद्धता के प्रमुख कारण क्या हैं, ये आपको बताना है। तो हम बता देंगे, देखो, एक तो है लैक ऑफ वोकाबुलरी, यानी शब्दावली की कमी। हमें शब्द जो है याद ही नहीं है। इंग्लिश में जैसे हमें कुछ लिखना है तो उस शब्द नहीं आ रहा है, तो हमारे को शब्द याद करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है पुअर फोनेटिक अवेयरनेस, जो हमारी ध्वन्यात्मक जागरूकता की कमी होती है, यानी कि हमारी जो ध्वन्यात्मक हम क्या उच्चारण करेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे, वो जो है एक समस्या होती है हमारी। इनएडुकेट रीडिंग प्रैक्टिस, यानी अपर्याप्त पढ़ाई का अभ्यास करना। ठीक है, ये सारे के सारे रीजंस हैं जो हमारे को क्या करते हैं, अवरुद्धता प्रदान करते हैं अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा हम ढंग से जो है क्या नहीं करते हैं, सीख नहीं पाते हैं। इस तरह से लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, हम जो है अंग्रेजी भाषा में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखी होगी तो उसको पढ़ने की बजाय हिंदी में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लैंग्वेज वेरियर, जो है भाषाई अड़चन भी है। ठीक है ना, ज़्यादातर जो है भाषाएं अंग्रेजी को हम जो है नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसकी शब्दावली से परेशानी हो जाती है हमें। पुअर आई कोऑर्डिनेशन एंड विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा जो है आप बता सकते हैं इनसुफिशिएंट कंप्रीहेंशन स्किल। अब आपसे 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, कितने पॉइंट पूछता है उतना लिखना है। नहीं पूछता है तो नंबर देख करके लिख देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट लिखे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पॉइंट लिखे। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, रीडिंग इज सेड टू बी द कोर ऑफ द सिलेबस। जस्टिफाई करना है आपको कि रीडिंग को है हम कोर ऑफ सिलेबस मानते हैं। तो हम यहाँ पे मैंने इसको समझाया है, रीडिंग इज ऑफन कंसिडर्ड एज कोर ऑफ सिलेबस। क्योंकि यह सभी विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, बिकॉज इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर एक्वायरिंग नॉलेज इन ऑल सब्जेक्ट, वेदर इट इज़ लिटरेचर हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका सोशल स्टडीज़ हो। और रीडिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, गेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये सारे के लिए रीडिंग आवश्यक है। तो इसका तर्क दे देंगे, जस्टिफिकेशन दे देंगे। जस्टिफिकेशन में हम लिख सकते हैं फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, ये क्या है, ज्ञान प्राप्ति का आधार है। उसके अलावा जो है इनहेंस कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, समझने की क्षमता को बढ़ाता है। डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। इम्प्रूव्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषाई दक्षता में सुधार करता है। और उसके अलावा जो है प्रिपेयर्स फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लिश हमें तैयार करता है। डेवलप्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ावा करता है, बढ़ाता है, विकसित करता है। इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। इसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट, राइट एनी 4 कॉजेज। यानी कि जो आपकी हैंड राइटिंग गंदी होती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताना है। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, यानी सही मार्गदर्शन की कमी।
एक हो सकता है आपका वीक हैंड मसल, आपके हाथ की मांसपेशियां जो है कमजोर हो, या फिर आप बोल सकते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी ध्यान की कमी हो जाए, या फिर आप बोल सकते हैं नर्वसनेस और एनेक्सिटी यानी कि आप जो है नर्वस हो चुके हैं या फिर आपको चिंता है तो भी ये प्रॉब्लम करता है। हाथ क्या है आपके हाथ जो है कांपने लगते हैं, इस वजह से भी आपकी जो राइटिंग हस्तलेखन जो है वो सही नहीं हो पाती है। तो ये सारे रीजन है जिनमें से आपको जो अच्छा रीजन लगता है, एक एक लाइन में सारे के उत्तर दिए गए तो आप इनको याद कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप लिखना है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है मोहन, ये क्वेश्चन जो दिया गया इस क्वेश्चन को हमें चेंज करना है। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास, तो हम सीधा सीधा इसका सकारात्मक लिखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में क्या लिख सकते हैं, तीन डिग्रियां लिखनी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में लिखेंगे मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास, तो मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास, ये सेम टू है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री यानी कि सापेक्ष रूप में हम कंपेयर करेंगे किसी एक से, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर बॉयज इन द क्लास, यानी हम सब बच्चों से कर रहे हैं, अब ये उससे और भी ऊपर करेंगे, बताएंगे अभी। देखो यहाँ पे एन इंटेलिजेंट है, अब मोर इंटेलिजेंट है, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर बॉयज इन द क्लास, मोहन इस कक्षा के अन्य लड़कों से अधिक समझदार है। और यहाँ पे है खाली मोहन इस कक्षा में एक समझदार लड़का है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, और इसके बाद आता है सुपरलेटिव यानी आधिकारात्मक रूप जो हो उसका बहुत सुपर से डुपर, मतलब कंपैरेटिव से ऊपर। तो मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास, यानी मोहन इस कक्षा का सबसे समझदार लड़का, इसमें लड़कों से तुलना की गई है, इसमें पूरे कक्षा की तुलना कर दी गई है, ठीक है। इसमें अन्य लड़कों से, अन्य लड़कों में कई लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़के भी हो सकते हैं, इसमें पूरी क्लास आ गई है। तो ये होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसके बाद देखिए, वाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज नाउ इट इज। अब इन दिनों जो है इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों माना जाता है, तो इसका कारण क्या है कि इसका व्यापक उपयोग होता है, वाइड स्प्रेड यूजेज है इसका, ठीक है ना। इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यापक इसका उपयोग है, पूरी दुनिया के संसार के लोग जो है इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है रोल इन इंटरनेशनल बिजनेस, जो भी इंटरनेशनल हमको ट्रेडिंग करनी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका में जो है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो ट्रेड हो, फाइनेंस हो या बिजनेस हो। इसके अलावा जो है ग्लोबल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए जो है आप वैश्विक रूप से शिक्षा चाहते हैं या शोध करना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए जो है इसको हम बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, यानी प्रगति में जो प्रगति हो रही है तो उसके लिए भी जो है हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे वो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस यानी सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है। इंग्लिश इज वाइडली यूज इन मीडिया, मीडिया में भी इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज होता है, मूवीज़ में आप देखते हो, म्यूज़िक में, लिटरेचर में, तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में प्रकाशित होती हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल भाषा के रूप में जो है माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब हम हस्तलेखन की बात नहीं कर रहे, बोलने की बात कर रहे हैं। तो बोलने, जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें जो है हमारे को क्यों कमी महसूस होती है, क्यों हम नहीं बोल पाते हैं ढंग से, ठीक है, उसमें पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए जो है कई विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते समय घबराते हैं या संकोच करते हैं। लिमिटेड एक्सपोजर टू इंग्लिश यानी अंग्रेजी से सीमित संपर्क रखते हैं, ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल भाषाएं यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। इसके अलावा मदर टंग इन्फ्लुएंस यानी अपनी मातृभाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक यानी गलतियां करने का उनको डर रहता है, इसलिए जो है इंग्लिश बोलने से वो घबराते हैं। लिमिटेड वोकाबुलरी यानी उनकी शब्दावली जो है बहुत कम है, अगर आप इंग्लिश में किसी से बात करोगे तो आपको वो प्रॉपर वर्ड नहीं है कि आप बोलना क्या चाहते हो, तो उस समय जो है आपकी वोकाबुलरी में कम शब्द है या वो शब्द याद नहीं है कि आप बोलना क्या चाहते हो, तो इसकी वजह से जो है इंग्लिश आपको बोलने में कठिनाई होगी। लैक ऑफ प्रैक्टिस, अगर आपने अभ्यास नहीं किया बोलने का, बार बार अभ्यास करते रहो, अपने आप से करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, अच्छे अच्छे शब्दों को अंडरलाइन करो, उनको सीखो, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रॉब्लम क्या है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, तो स्कैनिंग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैंने एक लाइन में भी दी है, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में भी जानकारी दी है आपको, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे नीचे जाते जाते पढ़ लेंगे। Scanning refers to the reading technique in which a reader quickly searches for specific information
और डिटेल विद इन ए टेक्स्ट विदाउट रीडिंग द एंटायर कंटेंट, यानी कि सारी चीजें ना पढ़ करके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को या स्पेसिफिक डिटेल को ही सर्च करेगा। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर कीवर्ड्स, यानी कि कोई कीवर्ड्स को आप देखोगे या किसी फ्रेज को देखोगे या स्पेसिफिक फैक्ट को ढूंढोगे। एंड इज यूजुअली डन फॉर टास्क लाइक फाइंडिंग ए नेम, यानी कि किसी का नाम ढूंढना या किसी का डेट ढूंढना या किसी का किसी फैक्ट को ढूंढना। स्कैनिंग, जैसे स्कैनर होता है अपना, जैसे कि आप कोई भी पेमेंट करते हो स्कैन कर देते हो, फटाक से स्कैन होता है और फटाक से पेमेंट होता है। स्कैनिंग इंग्लिश लैंग्वेज में वही प्रोसेस है, हिंदी लैंग्वेज में भी स्कैनिंग होती है। ठीक है, तो स्कैनिंग जो है पढ़ाई का ऐसा तकनीक है जो किसी पर्टिकुलर नाम को, अब जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक अपने बच्चों के नाम की पूरी लिस्ट दे दी जिसमें 100 बच्चों का नाम है, उसमें बोला कि महेश को ढूंढिए, तो आप सारे नाम नहीं पढ़ोगे, आप जैसे अजीत, संजीत, रजीत, जो भी आप नाम लिखे हैं उनको नहीं पढ़ोगे, आप सीधे सीधे अपने आंखों को घुमाते हुए जाओगे और महेश को ढूंढ लोगे, सीधा महेश पे आपकी नज़र टिकी होगी कि महेश कहाँ है, महेश कहाँ है, महेश कहाँ है। इस तरह से आप सर्च करते रहोगे। या आपको बोलेगा कि जीतू की डेट ऑफ बर्थ निकालिए, कोई जीतू लड़का है उसकी डेट ऑफ बर्थ निकालिए, आपको कोई लिस्ट दे दी, तो आप डेट ऑफ बर्थ नहीं देखोगे, जीतू ढूंढोगे, जीतू जीतू जीतू, जहां जीतू मिलेगा उसका डेट ऑफ बर्थ देख लोगे। तो इस तरह से स्पेसिफिक सर्च करते हो आप, उसी को स्कैनिंग कहते हैं, यानी कि स्कैन करना, केवल आंखों से देखते देखते जाना और पकड़ लेना उस वर्ड को जिसको आप सर्च कर रहे हो। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, आप समझ जाओगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई ब्रेन स्टॉर्मिंग इज एसेंशियल टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल के लिए जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो देखिए ये क्या करता है, विचारों को अभिव्यक्ति में जो है सहायता करता है। ऑर्गेनाइजेस आइडियाज, ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड आइडियाज बिफोर राइटिंग which leads to a clear and structured piece of writing. It helps the writer to know what to write and how to express it logically. यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग लेखन से पहले विचारों और अवधारणाओं को व्यवस्थित करने में मदद करता है, जिससे लेखन स्पष्ट और संचित हो जाता है या होता है। यह लेखक को यह जानने में मदद करता है कि क्या लिखना है और इसे तार्किक रूप कैसे व्यक्त करना है। सपोज करिए आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और उस एग्जाम के क्वेश्चन को आप किस ढंग से लिखेंगे, तो कौन सी लाइन पहले आप समझाओगे, कौन सी पहले लाइन लिखते हो, यानी कि मान लो आपको लेटर ही लिखने को दे दिया, किसी भी प्रकार का लेटर लिखने को दे दिया, तो आप पहले अपने माइंड में सोचोगे कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, है आई विश टू इन्फॉर्म दैट या आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू। तो इस तरह से हम लिखने का प्रयास करते हैं कि हम जो एग्जैक्ट वर्ड जो है उस लाइन से पास कर पाए। उसी को लिए जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग की आवश्यकता होती है। हम अपने दिमाग में उस चीज़ को सोच लेते हैं, कल्पना बैठा लेते हैं कि अब मैं इस तरह से इस चीज़ को लिखने वाला हूँ, ताकि दूसरे को समझ में आ जाए। दूसरा जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों ऐसे एसेंशियल मानी जाती है, इनकरेज करता है क्रिएटिविटी को। इसका मैं सारी डिटेल में दे चुका हूँ, जिसको हिंदी हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट जो है रिड्यूसेस राइटर्स ब्लॉक। ठीक है, ये क्या करता है, जो राइटर लिखना चाहता है तो उसके ब्लॉकेज को कम करता है, कि वो जो है वहाँ कहीं जाते जाते वो रुक जाए, लिखना है, अरे यार यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं लिखना था, तो ऐसी परेशानियों से दूर करता है। इम्प्रूव्स फोकस, ध्यान भी केंद्रित होता है। ठीक है, इनहेंसेस वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर, शब्दावली और संरचना को बढ़ाता है। तो ये सारे के सारे इसके बेनिफिट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एक्सटेंसिव रीडिंग एंड राइट इट्स एनी टू एम्स। आपको बताना है कि एक्सटेंसिव यानी कि व्यापक पठन क्या होता है और इसके दो एम क्या है, मतलब मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। आपके दो एम बताने हैं, दो पूछा है तो दो ही बताने हैं, मैं तो आपको ज़्यादा दूंगा, आपको जो याद करना है वो याद कर सकते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेजर rather than the focusing on the detailed understanding of specific text। यानी कि व्यापक पठन है जो है हम बड़े पैमाने पर सामग्री को पढ़ने के लिए और जो सामान्य समझ और आनंद के लिए जो है पढ़ा जाता है। द मटेरियल इज यूजुअली सिंपल, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग, हेल्पिंग लर्नर्स इंप्रूव देयर रीडिंग स्किल वाइल हैविंग फन। इट एम्फेसाइजेज, ये जोर देता है, रीडिंग फॉर फ्लुएंसी रेदर देन द एक्यूरेसी, यानी जल्दी से जल्दी तीव्रता से पढ़ने पर, चाहे आप जो है एक्यूरेट ना पढ़ रहे हो, गलत भले ही पढ़ रहे हो, लेकिन जल्द से जल्द पढ़ें, उस पर जो है इस एक्सटेंसिव रीडिंग को महत्व दिया जाता है।
तो हम इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। व्यापक पठन का मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पर सामग्री को पढ़ना जो सामान्य समझ और आनंद के लिए किया जाता है, न कि किसी विशेष पाठ को समझने के लिए। यह सामग्री आमतौर पर सरल, आनंदजनक और आकर्षक होती है, जो छात्रों को अपने कौशल को पढ़ने के कौशल में सुधार करने में मदद करती है, साथ ही मजा भी आता है। यह सटीकता के साथ ज्यादा धारा प्रवाह पढ़ाई पर जोर देती है। यानी सटीकता की आवश्यकता नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा कितना तेजी से जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं उस पर ये जोर देती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसके एम्स क्या हैं? तो इसके बहुत सारे एम्स हैं, उद्देश्य हैं। तो ये क्या करता है? टू इम्प्रूव रीडिंग फ्लुएंसी, आपकी फ्लुएंसी बढ़ाता है। डेवलप करता है आपके वोकैबुलरी को, शब्दकोश जो है उसको बढ़ाता है। फोस्टर करता है लव फॉर रीडिंग, यानी पढ़ाई के प्रति प्रेम जागरूक करता है। टू इंक्रीज कंप्रीहेंशन स्किल, समझने की क्षमताओं का विकास करता है। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यूजिंग द लैंग्वेज, यानी जो भाषा आप यूज करना चाहते हैं, यूज कर रहे हैं, उसमें आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसके बाद है व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। तो जो रीडिंग है, रीडिंग मतलब जो होता है आपका पढ़ने का, जो हम पढ़ने की कला है, पढ़ने का जो हम सिखाते हैं वो पढ़ने का, उसका एम क्या है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है? टू डेवलप रीडिंग कंप्रीहेंशन, यानी पढ़ने की क्षमता को विकसित करने के लिए भाई हम रीडिंग सिखाते हैं। उसके अलावा इम्प्रूव करते हैं वोकैबुलरी, ठीक है, शब्दों को सुधारने के लिए हम रीडिंग करवाते हैं। इस तरह से फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समीक्षात्मक सोच को विकसित करने के लिए रीडिंग करवाते हैं। धारा प्रवाहिता और गति में सुधार, यानी कि आपकी फ्लुएंसी और स्पीड बढ़ाने के लिए रीडिंग करवाते हैं। टू इनकरेज लव फॉर रीडिंग, पढ़ाई के प्रति प्रेम को बढ़ावा के लिए भी हम रीडिंग करवाते हैं। टू डेवलप राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल को विकसित करने के लिए भी हम रीडिंग करवाते हैं। इसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन बनता है, यू आर हेड बॉय ऑफ योर कॉलेज, इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट स्पेशल क्लासेस ऑफ कंप्यूटर्स इन समर हॉलीडेज। आपको इन्फॉर्म करना है कि आपके जो है स्पेशल क्लासेस लगेंगे किसके? कंप्यूटर्स के, किसमें? समर हॉलीडे में, जो आपका छुट्टियां पड़ती हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश पड़ता है। द मास्टर ऑफ दिस क्लास विल बी रिनोव्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट महेश दास। तो इसमें जो है आपका इस क्लास के लिए जो है जो मुख्य आदमी है वो एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, महेश दास को। राइट ए नोटिस इन दिस रिगार्ड फॉर द कॉलेज नोटिस बोर्ड। तो आप लिखेंगे पहले नोटिस, नोटिस किसके लिए आप डाल रहे हैं? तो स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, कंप्यूटर क्लासेस इन समर हॉलीडेज, इसके लिए डाल रहे हैं। तो ये आप डालोगे हेडिंग, उसके बाद हेडिंग को कर दोगे अंडरलाइन, जैसे मैंने किया हुआ है। ये चीज़ें मोटी होती हैं, फिर आप लिखोगे सीधा सीधा जो आप बताना चाहते हो। All students are hereby informed that special computer classes will be conducted during the summer holidays to enhance computer skill, यानी कंप्यूटर स्किल को बढ़ावा देने के लिए। These, अभी नीचे इसकी हिंदी मिल जाएगी, These classes will be taught by Mr. महेश दास। इसमें आपने बता दिया कि कौन ये क्लास पढ़ाएगा। A renowned computer expert who has vast experience in the field of technology। अब जो है थोड़ा सा डिटेल दोगे, नोटिस में हमेशा डिटेल देते हैं। द डिटेल्स ऑफ द क्लासेस आर एज फॉलोज। क्लास स्टार्ट होगा जो 1 जून 2025 से होगा। टाइमिंग जो रहेगी 10 से लेके 12 बजे तक रहेगी। ड्यूरेशन कितने टाइम तक ये क्लासेस चलेंगी? तो 4 हफ्तों के लिए चलेंगी। कहाँ पर ये क्लासेस लगेंगी? तो हम बता देंगे कंप्यूटर लैब में, मेन बिल्डिंग में जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे लगेंगी। तो यहाँ पर आप चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये नोटिस में आप बताओगे। बताने के बाद अब जो है कंप्यूटर को अपील कर सॉरी जो स्टूडेंट है उनको अपील करोगे छोटा सा। स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड, अब जो स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई हमको ये कंप्यूटर क्लास अटेंड करनी है, तो उनके लिए आप मैसेज छोड़ोगे, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन improving their computer knowledge and skill are encouraged to join. Please register your name with the undersigned in the student office before 28 मई 2025। ठीक है, मतलब आपकी क्लास शुरू होने से पहले ही जो है आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, अपना नाम दे देना है कि हम जो है कंप्यूटर क्लास को अटेंड करेंगे। अंडरसाइंड मतलब जो है अंडरसाइंड को देना है, द विद द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड जिसको इसकी जिसके पास आपको नाम लिखवाना है। जैसे बोलते हैं ना कि आपको पीटी करना है तो जाओ उन सर के पास में नाम लिखवाओ, तो जो भी अंडरसाइंड पर्सन होगा उसके पास जाकर आपको अपना नाम देना है। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट। ये आप चाहें तो ये लाइन डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला कि मिस्टर महेश दास हैं इसलिए मैंने ये लाइन डाल दी है कि डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट है ये महेश दास, ठीक है। अब हेड बॉय, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आप हेड बॉय हैं,
आप हेड बॉय लिख करके अपना नाम लिख दोगे और नीचे डेट लिख दोगे, ठीक है। इसी को मैंने हिंदी में यहाँ पे समझाया हुआ है, उसी को आप हिंदी में जो है आप समझ सकते हैं। बाकी इस हिंदी का मेन कोई उद्देश्य नहीं है, समझाने का उद्देश्य है। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आज के वर्तमान समय में जो मॉडर्न जमाना चल रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की, तो ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए भाई ये इंग्लिश की ज़रूरत है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, यानी कि आप जब नौकरी पेशे में जाएंगे तो उसके लिए भी इंग्लिश आवश्यक है। उसके अलावा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर सूचनाएं जो आपको इंग्लिश में मिलेंगी तो उसके लिए भी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की ये भाषा भी है, इसके लिए ज़रूरी है। शिक्षा के लिए तो ज़रूरी है, हायर एजुकेशन जितने भी करोगे इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म, अगर आप विदेशी यात्रा अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करते हैं तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी आवश्यक है, ताकि आप जो है किसी संवाद वहाँ पे जाके पूछ सके कि आई वॉन्ट टू स्टे इन होटल विच वन इज द बेस्ट, तो आपको बोलना पड़ेगा। वहाँ जाके थोड़ी बोलोगे कि मैं एक होटल में रुकना चाहता हूँ, बताइए कौन सा होटल यहाँ पे अच्छा है, तो वो तो समझेगा नहीं आपकी लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the reasons of retardation in making the correct habit of speaking English। तो जो है अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन किसी तरह से घुमाता है तो बच्चे सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो क्वेश्चन किसी तरह से घुमाया जाए तो मैंने उसको घुमा के भी लिखा है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसी चीज को हमने ऊपर भी पढ़ी थी। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो हम जो है स्पीक नहीं कर पाते इंग्लिश को। फियर होता है, मिस्टेक का डर होता है, इसलिए हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, सॉरी। लिमिटेड एक्सपोजर होता है, अंग्रेजी से जो है हमारा सीमित संपर्क होता है, इसलिए अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। मदर भाषा का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए अंग्रेजी ढंग से नहीं बोल पाते हैं। हमारी वोकाबलरी शब्दावली कम होती है, इसलिए अंग्रेजी जल्दी से नहीं बोल पाते हैं। लेक प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इन एडुकेट लर्निंग, और जो है हम ज़्यादातर जो है प्रयास नहीं करते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, वो शैक्षिक वातावरण नहीं होता है, तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने ऊपर भी करा था, अरे नीचे भी कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कई कई क्वेश्चंस आपको दोबारा भी मिलेंगे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का तरीका अलग होगा। राइट द क्वालिटीज ऑफ गुड ओरल रीडिंग इन इंग्लिश। गुड ओरल रीडिंग यानी मौखिक रूप से जो हम पढ़ेंगे तो उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि हम जो बोलते हैं सामने वाला सुनता है। मौखिक जो चीजें हम बोलेंगे, मुंह से भाषा जो निकालेंगे इंग्लिश की, ठीक है, रीडिंग करेंगे तो वो स्पष्ट उच्चारण के साथ होनी चाहिए, ये उसकी होती है गुड क्वालिटी। इस तरह से उसकी दूसरी गुड क्वालिटी क्या बोल सकते हैं, ये करेक्ट स्ट्रेस एंड इनोटेशन के साथ होता है। करेक्ट स्ट्रेस एंड इनोटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। सही तनाव और स्वर विन्यास होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस एंड इनोटेशन आर इंपॉर्टेंट टू कन्वे द करेक्ट मीनिंग एंड इमोशन इन द रीडिंग। द रीडर शुड स्ट्रेस द करेक्ट सेबल एंड यूज राइजिंग और फॉलिंग इनोटेशंस टू रिफ्लेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीड। अब देखो स्पीच की जो नेचुरल फ्लो है, तो हम एक जो है आप देखना कि कभी कभी कोई वर्ड जो है हम उसको पहले तेज बोलते हैं, कहाँ पर कहीं पर उसको धीरे भी बोलना पड़ता है। तो कभी स्वर ऊंचा होता है, कभी स्वर नीचे होता है। इस एनोटेशन के बारे में हम नीचे जाके डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें और भी आपको गहराई से समझ में आएगा कि करेक्ट स्ट्रेस और इनोटेशन क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। तनाव और तनाव मतलब हम किसी वर्ड को कितना खींच के बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। और स्वर विन्यास यानी कि हम कितना धीरे और कितना ऊंचा या कितना लो बोलते हैं, ठीक है। स्वर के उतार चढ़ाव का प्रयोग कितना करते हैं, शब्दों के उतार चढ़ाव का प्रयोग कितना करते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी हो गई ओरल रीडिंग की इंग्लिश की। या फिर हम बोल सकते हैं पेसिंग एंड स्पीड, गति और समय जो है बहुत बेहतरीन होता है, ये गुड क्वालिटी होती है। एक्सप्रेशन एंड इमोशन बहुत अच्छी होती है, ये भी गुड क्वालिटी होती है। क्लैरिटी ऑफ वॉइस, ये भी जो है इसकी क्वालिटी मानी जाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, पार्ट की समझ भी अच्छी हो जाती है, तो ये भी इसकी क्वालिटी है। कंसिस्टेंट वॉल्यूम एंड टोन होता है हमारा, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रॉपर पॉज होता है, कहाँ कहाँ पे सही तरीके से रुकना है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मैं बोलता हूँ एक शब्द, रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो मैंने बोला है, तो इसको एक स्पेस के साथ बोला है, रोको मत जाने दो, यानी कि मैंने किसी से को बोला कि रोको भाई, उसको मत जाने दो। अब इसी वर्ड को मैं थोड़ा सा विराम को चेंज करता हूं और देखिए यही वर्ड चेंज हो जाएगा, रोको मत जाने दो। तो अब मैंने उसी से कहा कि रोको मत भैया, उसको जाने दो। वही वर्ड था, बस मैंने कोमा का अंतर कर दिया। तो यही बात है, जैसे आप जो है प्रॉपर पोज लेंगे, सही विराम पर आप रुकेंगे, तो उस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है।
इसके बाद है व्हाट आर द कॉज ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट। जब हाथ से लिखते हो तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आप सही मुद्रा में नहीं बैठे हो, आपका पोस्चर गलत है। दूसरा हो सकता है आपने जो है अभ्यास सही तरीके से नहीं किया है, ठीक है, इनसुफिशियंट प्रैक्टिस जो है आपका सही नहीं है। उसके अलावा जो है आप जो है अच्छी सामग्री का राइटिंग टूल जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आपका गलत या गंदी हैंड राइटिंग की होगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईज एंड हैंड। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि आंखों और हाथों के बीच में समन्वय नहीं होना है। और फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, आपके जो है कौशल क्षमताओं में प्रॉब्लम हो सकता है, शारीरिक विकलांगता हो सकती है, उसकी वजह से भी आपका हाँ जो राइटिंग है वो खराब हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस काइंड ऑफ इंग्लिश स्क्रिप्ट एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ वन ऑफ देम। किसी एक को जो है आपको उसमें से डिस्क्राइब करना है। तो मैंने तीनों यहाँ पे बोल दिया है, तीनों लिख दिया है। तो तीनों जो है आप बता सकते हैं कि इंग्लिश स्क्रिप्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्सिव स्क्रिप्ट होता है, एक दूसरा होता है प्रिंट स्क्रिप्ट, और तीसरा होता है कालीग्राफी। ठीक है, कालीग्राफी जो है अपन देखते हैं किस तरह से कालीग्राफी होती है। मैं आपको एक बता सकता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कई वर्ड्स जो है ऐसे लिखा रहते हैं, ठीक है ना, बहुत स्टाइलिश लिखे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कालीग्राफी। आपने देखा होगा फंट कितने अच्छे से इस तरह से लिखे रहते हैं, तो ये कालीग्राफी होती है। जैसे आपने ए भी देखा होगा, तो ए कैसे बनता होगा, ए से ऐसे ये बनाएगा, मतलब कुछ स्टाइलिश लिखना उसको कालीग्राफी बोलते हैं, कला के साथ लिखना वो कालीग्राफी हो जाती है। अब देखिए कर्सिव राइटिंग, आप जानते हो कर्सिव राइटिंग, प्रिंट स्क्रिप्ट आप अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो इन तीनों के बारे में मैंने लिखा है। कर्सिव स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है, कर्सिव स्क्रिप्ट ऐसी लिखन है जिसमें अक्षरों को एक बहते हुए तरीके से लिखा जाता है। फ्लो बहुत होता है इसमें, फ्लो जो है, जैसे कि आप मेरे को सपोज करिए लिखना है सुमित, तो मैं सुमित में कोई भी चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारे के सारे जो सुमित लिखा है ना, पूरे के पूरे कनेक्टेड है। एक सुमित आप ऐसे लिख सकते हो, ये अलग अलग वर्ड हो गए, तो ये कर्सिव नहीं कहलाता, ठीक है, ये प्रिंट स्क्रिप्ट में आ जाता है। लेकिन कर्सिव में जो है, जैसे कि हम बोलें कोऑर्डिनेशन, या फिर हम बोलते हैं मतलब टुगेदर लिखा जाएगा। जैसे अब मैं लिखूँ फ्लो, तो यहाँ पे हम FLOW इस तरह से लिखते हैं। और अगर हम लिखें फ्लो को, तो एफ तो ठीक है, LOW, तो ये मैंने एक साथ लिख दिया, तो ये फ्लो हो गया। तो ये है साथ साथ चलते रहना, बहते हुए, जैसे कि धारा बह रही है इस तरह से चलता है, इसको फ्लो में लिखा जाता है। इसी को हम जो है कर्सिव राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कर्सिव राइटिंग के डिटेल्स भी देख सकते हो, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो है कर्सिव राइटिंग समझ में आ गया आपको किस तरह से लिखी जाती है। दूसरा जो है प्रिंट स्क्रिप्ट होता है, जिसके बारे में, अच्छा, इनकी कर्सिव राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है, वो कभी पूछ सकता है, तो आपको बता देना है कि कर्सिव राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। भाई इसमें फ्लो होता है, स्पीड होता है, एस्थेटिक होता है, उसके अलावा जो है लिजिबिलिटी होती है। इसको मैंने हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहाव होती है, गति होती है, सौंदर्य होता है, और पठनीयता होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है व्हाट डू यू मीन बाई होमोफोन्स, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, समूह ध्वनिया बोलते हैं होमोफोन्स को। ठीक है, आर वर्ड दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड ऑफन डिफरेंट स्पेलिंग्स। यानी कि इनकी स्पेलिंग भी गलत अलग हो जाएगी, इनकी मीनिंग भी अलग होगी, लेकिन बोलते समय जो है सुनाई देंगे एक जैसे। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो देखिए समूह ध्वनियाँ जिसको हम बोलेंगे, होमोफोन्स क्या होते हैं, जैसे कि टू, TO2 होता है, TOO2 होता है, और TWO भी टू होता है। तो इसको भी मैं टू बोल रहा हूँ, इसको भी टू बोल रहा हूँ, इसको भी टू बोल रहा हूँ। तो मैंने प्रोनाउंसिएशन जो बोला अभी, अभी जो मैंने प्रोनाउंस किया, तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, प्रोनाउंसिएशन सेम है। बोलने में मेरे को तीनों को एक जैसा ही बोला मैंने, इसको भी टू बोल रहा हूँ, आप भी बोलोगे इसको टू, इसको भी टू बोलोगे, और इसको भी टू बोलोगे, तो सेम प्रोनाउंसिएशन हो गया, लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। इसका मीनिंग अलग निकलेगा, इसका मीनिंग अलग निकलेगा, इसका मीनिंग अलग निकलेगा, है ना। और साथ ही साथ इसकी स्पेलिंग भी अलग है, स्पेलिंग जो है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट स्पेलिंग मिलेगी आपको, ठीक है, और डिफरेंट जो है आपको मीनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको प्रोनाउंसिएशन सेम मिलेगी, कि सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। ऑफन लगाओ चाहे मत लगाओ। तो यहाँ पर देखो, इस टू का मतलब होता है तक या को, इस डबल टू का डबल ओ लगता है, तो इसको टू को बोलते हैं भी या अत्यधिक, टू मच, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और मी टू, मैं भी, है ना, यू टू, तुम भी,
और ये TWO 2, द नंबर 2 को हम एग्जाम्पल से आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 बनानाज, आई हैव 2 मंकीज, आई हैव 2 डॉग्स, कुछ भी आप जो है 2। तो यहाँ पर देखो बोलने का तरीका सबका 2 था, लेकिन सबकी स्पेलिंग अलग थी, साथ ही साथ जो है सबका मीनिंग अलग निकल गया। इसी को बोलते हैं होमोफोन्स। अब आराम से समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, अब जो है इसके उदाहरण देना चाहें तो अभी मैंने उदाहरण, सॉरी, इसका उदाहरण दे दिया है, तो ये उदाहरण है, उस उदाहरण को जो है मैंने हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। समूह ध्वनियों का उदाहरण जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, बस इतना कुछ नहीं है। ठीक है, देखो जैसे कि 2 को है, आई एम गोइंग टू मार्केट, एक जो है ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आप ये बता सकते हो कि ये एग्जाम्पल हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट। एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि आई वुड लाइक टू, आई आई वुड लाइक सम आइसक्रीम टू, मुझे भी थोड़ा सा आइसक्रीम पसंद है, थोड़ा और भी आइसक्रीम पसंद है। हैं, नंबर द आई हैव 2 बुक्स, तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। इसी एग्जाम्पल को नीचे हिंदी में समझा है, बाकी आपको समझने की बात नहीं है, मैंने बता दिया। आगे देखिए, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश रीडिंग। तो इंग्लिश जब हम पढ़ाते हैं, रीडिंग करवाते हैं, तो उसका एम क्या होता है, अभी अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि इसमें जो है हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन को, यानी पठन समझ को विकसित करने के लिए, इम्प्रूव वैकेबलरी, भाई शब्द को उसको बढ़ाने के लिए, इनहेंस प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी के लिए, फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, उसके बाद जो है प्रोमोटिंग कल्चरल अवेयरनेस के लिए, इनकरेजिंग इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए, इम्प्रूव राइटिंग स्किल के लिए। यही क्वेश्चन मैंने ऊपर ही पढ़ाया था, यही क्वेश्चन दोबारा से भी रिपीट किया है, लेकिन आप जो है इसको और उसमें देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अंतर मिलेगा। चाहे तो आप इन, ये जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है ये आपको मैंने उधर अलग दिया होगा, ताकि आपको जो अच्छा लगता है वो याद कर सके। नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इंटेंसिव रीडिंग एंड राइट एनी 2 एम्स ऑफ इट। भाई इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है और इसके एम क्या है। तो अभी हमने एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ा था ऊपर, अब पढ़ रहे हैं इंटेंसिव रीडिंग इज ए मेथड ऑफ रीडिंग इन विच द फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट इन डिटेल। उसमें हम टेक्स्ट को डिटेल में नहीं पढ़ रहे थे, हम इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे थे एक्सटेंसिव में। इंटेंसिव में हम जो है अंडरस्टैंडिंग करेंगे पूरा का पूरा डिटेल में। इट इन्वॉल्व्स रीडिंग ए शॉर्ट पैसेज और ए पीस ऑफ टेक्स्ट thoroughly to extract its meaning, learn new vocabulary, understand grammatical structures, and analyze the content critically. In intensive reading, the reader pays close attention to the language used and the structure of sentence and the nuance of the text. अब देखिए ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर क्रिटिकली तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतर लिख सकते हैं। इसमें 2 एम्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, सघन पठन यानी कि बहुत गंभीरता से पढ़ना, उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। यहाँ पे मैंने बता दिया, हिंदी में लिखा हुआ, आप समझ जाओगे। इसके एम्स क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, इंप्रूव करता है रीडिंग को, ठीक है, एक्सपांड करता है हमारी वोकाबुलरी को, उसके अलावा इंप्रूव करता है हमारे ग्रामर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम इसमें ग्रामर का भी बल देते हैं क्योंकि हम पूरा पार्ट समझने वाले हैं, और फोस्टर करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, डेवलप करता है रीडिंग एक्यूरेसी को, ये सारी चीजें। अब आपका आता है क्वेश्चन एक, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ यूर क्लास टू गो ऑन एजुकेशनल टूर फॉर 5 डेज के लिए। यानी कि आप किसी एजुकेशनल टूर पे आपकी पूरी क्लास जाना चाहती है, तो आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए कि वो आपको अलाउ कर दे। तो सीधा सीधा पहले डेट लिखेंगे, डेट के बाद में आप प्रिंसिपल लिखेंगे, अपने कॉलेज या स्कूल का नाम, फिर कॉलेज का एड्रेस, ठीक है, कि जैसे कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इस तरह से। फिर सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे कि आप किस लिए जो है आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट जो मेंशन करना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद जो है आप रिस्पेक्टेड सर मैडम करते हुए सीधा सीधा जो है अपना विचार यहाँ पे व्यक्त करेंगे एप्लीकेशन में। आई ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास, यानी कि मैं पूरे क्लास की तरफ से वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यूर काइंड परमिशन टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर फॉर आवर क्लास, वी हैव प्लान टू विजिट। अब आपने जो कोई भी लोकेशन बता दोगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 4-5 डेज। आप बोल दोगे कि आप जा रहे हो, जैसे सपोज करो कि उत्तराखंड जा रहे हो, तो उत्तराखंड में आप क्या क्या देखोगे, वहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, और आपका फिर ये गंगोत्री त्रिवेणी संगम है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, या गंगोत्री उद्गम स्थान है, तो वहाँ से जो है गंगा निकलती है, वो चीज़ देखोगे, एक्सप्लोर करोगे माउंटेन्स को, फॉरेस्ट को, और जो है आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। तो वो आप चीज़ें जो है वो सीधा मेंशन कर दोगे, लोकेशंस 2-3 लोकेशंस लिख दोगे इसमें कि हम 3-4 दिन के लिए ये जगह पे जा रहे हैं। तो प्लान टू विजिट मनाली, मसूरी, उत्तराखंड, इस तरह से आप जो है नेशनल पार्क्स,
ठीक है, सभी की जगह सभी जगहों के नेशनल पार्क आप घूमने फॉर ए पीरियड ऑफ 4-5 days। द मेन पर्पज ऑफ दिस टूर इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि इस क्लासरूम से बाहर निकल कर कुछ सीखने की जो है हम छात्रों को जो है अनुभव प्रदान होगा। इनहेंसिंग आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंशन सब्जेक्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आप वहाँ पे उसका क्या समझोगे, आप जाओगे तो वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एक्सेट्रा जो भी आप वहाँ समझना चाहते हो उसको मेंशन करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। We assure you that all necessary arrangement for the tour including transportation, accommodation जाएंगे जाने के लिए, रुकने के लिए, and safety measures will be carefully made. A detailed plan of trip including the itinerary, budget and list of students participating will be submitted for your approval, ठीक है। तो इंटीरियरी बजट जो होगा, इंटीरियरी होगा, बजट होगा, लिस्ट ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को आप जो है इसमें अप्रूवल के लिए सबमिट कर रहे हैं। ये आपने लेटर लिखा इस तरह से, इसमें से आप 1-2 लाइनें कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ पे फिर नीचे एक चीज़ लिखोगे, वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर दिस एजुकेशनल टूर एंड हेल्प अस मेक दिस लर्निंग एक्सपीरियंस ए मेमोरेबल वन, ठीक है। अब हिंदी सारा पढ़ लेना, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है आप अपना थैंकिंग यू करते हुए जो है आप फेथफुली लिख करके अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिख दोगे। इसके बाद राइट एन एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एडमिशन इन ए स्कूल, यानी कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है कि स्कूल में एडमिशन के लिए जो है चालू हो गए हैं। आप किस तरह से जो है एक एडवर्टाइजमेंट यानी कि एक विज्ञापन दे सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे विज्ञापन में ज्वाइन, मैंने सपोज करो XYZ नाम ले लिया स्कूल का, ज्वाइन XYZ स्कूल वेयर, अब मैंने हेडिंग डाली वेयर एक्सीलेंस मीट्स एजुकेशन, ठीक है। स्कूल का नाम क्या डाला, XYZ में शामिल हो जहां उत्कृष्ट शिक्षा से मिलती है, जहां उत्कृष्टता शिक्षा से मिलती है, यानी कि जो शिक्षा है वो उत्कृष्ट होती है। अब यहाँ पे हमने इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल डाला, क्या डाला, आर यू लुकिंग फॉर ए स्कूल दैट नरिशेस टैलेंट, क्रिएटिविटी एंड एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी क्या आप जो है ऐसे स्कूल की तलाश कर रहे हैं जिसमें प्रतिभा, रचनात्मकता और शैक्षिक जो है उत्कृष्टता हो, बढ़ाता हो। लुक नो फर्दर, तो और ना देखें, XYZ स्कूल ऑफर्स ए परफेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एज ग्रुप, यानी कि मैंने स्कूल का जो नाम लिखा, आप सनराइज लिखिए, ग्लोबल लिखिए, जो भी स्कूल आपको लिखना है लिख दीजिए नाम। तो ये स्कूल जो है सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए एक आदर्श और शैक्षिक वातावरण प्रदान करता है। ये हमने बताया उस स्कूल के बारे में, स्कूल का नाम लिख करके हेडिंग में डाल करके। अब जो है हमारी विशेषताएं, स्कूल की खासियतें बताते हैं ना कि हमारी क्या क्या विशेषताएं, आपको वो टेम्पलेट मिलता होगा ये गर्मियों की छुट्टियों में, बहुत सारे टीचर आपको बांटने आए होंगे आपके बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो इस तरह का टेम्पलेट बचता है, तो वही एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि हमारी खासियत क्या है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अच्छी संरचना है हमारे स्कूल की, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, समग्र विकास करते हैं, अफोर्डेबल फीस है यानी सस्ती फीस है, साथ ही साथ पर्सनलाइज अटेंशन यानी एक एक विद्यार्थी को जो है पर्सनली देखा जाता है। कोर्सेज हम कौन कौन सी प्रोवाइड कराते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम वहाँ पे मतलब कौन कौन सी इस कक्षा को पढ़ाते हैं, प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी तक जो है हम एडमिशन्स ओपन कर रहे हैं, यानी नर्सरी से 12th तक। को करिकुलर एक्टिविटीज यानी सह पाठ्य गतिविधियां भी कराते हैं जिसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट, योगा एंड स्पोर्ट्स शामिल है। और अगर आप चाहें तो एक प्रोसेस ये भी लिख सकते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, बाकी ये जरूरत नहीं है तो ना लिखें, आपकी मर्जी है। मतलब यहाँ तक तो आपको लिखना चाहिए कि भाई आप क्या क्या अपना एडवर्टाइजमेंट में जो है क्या क्या फीचर्स यानी विशेषताएं क्या है आपके एडवर्टाइजमेंट की, और आप जो है कौन कौन से स्कूल को पढ़ाओगे और कौन कौन सी एक्टिविटी कराओगे उस स्कूल में। उसके अलावा जो है मैंने हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में समझने के लिए आपके लिए बहुत है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, राइट 3 मेन काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज या ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी भी मैंने बताया था एक प्रिंट स्क्रिप्ट होता है, अभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एक कर्सिव होता है और एक कालीग्राफिक होता है, ठीक है। तो ये तीनों स्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, ये तीनों स्क्रिप्ट को आपको याद रखना है। इसके बाद जो है व्हाट इज डायलॉग राइटिंग, डायलॉग राइटिंग क्या होता है, तो हम जानते हैं कि भाई जिसमें 2 या 2 से अधिक पात्रों के बीच बात होती हो उसी को हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं। कि भाई मैं प्रश्न पूछूंगा, वो आंसर देगा, वो प्रश्न पूछेगा, मैं आंसर दूंगा, आपस में डायलॉग बाजी होती रहेगी, तो इसी को हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं। तो डायलॉग राइटिंग को आप पढ़ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, जो मैंने अभी आपको बता दिया।
इसके बाद जो है हिंदी में भी दिया हो तो आपको समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। राइट व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, राइट इट्स एनी टू एम्स। इंटेंसिव रीडिंग जो है, राइटिंग अलग चीज़ है, रीडिंग अलग है, तो ये भी वैसा ही होता है, लेकिन इसमें रीडिंग है बस। तो इसमें पठन का एक प्रकार है जिसमें हम शब्द, वाक्य और अनुच्छेद के अर्थ को विस्तार से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग पूरी तरह से करते हैं, ठीक है। एम क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इंप्रूव करता है रीडिंग को। भाई रीडिंग अगर हम इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं तो हम गहनता से रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, साथ में हमारी ग्रामर और वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी। इसमें दो ही पूछा है तो दो ही लिखा गया है, 2 एम्स लिखा है तो मैंने 2 एम्स दिया है, तो इसलिए बताया था कि मैं तो कहीं कहीं ज़्यादा दे रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन में ज़्यादा दिया हुआ है, एक दो क्वेश्चन में उतना ही दिया है जितना पूछा गया है, इससे भी ज़्यादा दे सकता था मैं। तो 2 एम पूछेगा तो 2 एम आपको इसी तरह से लिखना है कि भैया 2 एम ये है। हिंदी नहीं लिखनी है आपको, हिंदी समझाने के लिए दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई होमोनिम्स, राइट इट्स एनी एग्जाम्पल। ये होमोफोन्स नहीं है, ये होमोनिम्स है। तो देखिए सम वर्ड बोलते हैं इसको, एक जैसे वर्ड, अभी थोड़ा समझेंगे। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। यानी कि उसकी स्पेलिंग भी सेम होगी, मतलब जो स्पेलिंग पहले की होगी वो होमोनिम्स में दो वर्ड होंगे, दोनों की स्पेलिंग एक जैसी होगी, दोनों को हम बोलेंगे तो एक तरीके से ही बोलेंगे, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग निकल जाएगी। अभी देखना कैसे। दीज वर्ड्स में बी बिलोंग टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन हो सकता है या वर्ब हो सकता है। मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, जरूरी नहीं आपको पूरा लिखें, आप तो यहाँ तक लिख दोगे तो यही बहुत है कि होमोनिम्स क्या होते हैं, ये एक लाइन में आपको लिख देना है, ठीक है। तो अब देखिए समवर्ण क्या होते हैं, जो एक जैसे ही होते हैं, जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है, बोलने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मतलब जो निकलेगा वो अलग हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। BAT, एक बैट होता है जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं, जिसको फ्लाइंग एनिमल बोलते हैं, ठीक है। एक बैट होता है BAT, उसकी भी स्पेलिंग होगी, उसको भी बैट बोलेंगे। और एक बैट होता है बल्लेबाजी वाला बैट, क्रिकेट में उपयोग करने वाला, उसका भी स्पेलिंग बैट होता है। तो दोनों ही बैट हैं, लेकिन स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग दोनों की क्या है, सेम है, बोल भी दोनों को बैठ ही रहे हैं, लेकिन आपका क्या निकल रहा है, मीनिंग अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ पर मीनिंग जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बट डिफरेंट मीनिंग, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें सेम क्या है, सेम स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन है, सेम स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन है, बट डिफरेंट मीनिंग है, ये ध्यान रखिएगा, बट डिफरेंट मीनिंग है। अब आपको बता दीजिए, जैसे बैंक है, बैंक जो है आप पैसे वाला बैंक भी होता है, और बैंक मतलब किनारा भी होता है, यमुना बैंक है, गंगा यमुना का किनारा। तो बैंक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम पैसे निकालते हैं और जमा कराते हैं, ठीक है। और एक साइड ऑफ रिवर होता है, इस किनारे या उस किनारे, तो इसको बैंक, सेम स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग, सेम मीनिंग अलग, मीनिंग अलग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो बोलने का तरीका है वो भी सेम है, बैंक बैंक। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है जो आपको मैंने अंडरलाइन करके बताई, सेम स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना। अब है राइट इन नोटिस फॉर इंटर हाउस क्विज कॉन्टेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन दे सकता है, तो नोटिस लिखोगे। आप किस लिए नोटिस लिख रहे हो, इंटर हाउस कॉन्टेस्ट के लिए लिख रहे हो। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट इंटर हाउस क्विज कॉन्टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, डेट डाल दोगे, टाइम डाल दोगे, लोकेशन डाल दोगे। दिस कॉन्टेस्ट एम टू प्रोमोट नॉलेज, टीम वर्क एंड हेल्दी कंपटीशन अमोंग द डिफरेंट हाउसेस ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। हाउसेस मतलब घर नहीं, अपने दल होते हैं, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, या जो भी आप उसका कुछ नाम भी दे रखा है कि भाई ये राणा हाउस, वो आपका कलाम हाउस। इस तरह से हम स्कूलों में अलग अलग जो है हाउस बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं बच्चों के, उनको हाउस बोल देते हैं। तो उन हाउसेस के जो डिफरेंट हाउस के लिए जो है ये क्विज कंपटीशन हो रहा है, इसका हिंदी यहाँ पे दे दिया है। महत्वपूर्ण निर्देश जो आप दोगे कि क्विज क्या है, द क्यूज विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल राउंड कवरिंग वेरियस टॉपिक्स सच एज जनरल नॉलेज पूछा हो सकता है इस क्विज में, करंट अफेयर्स हो सकते हैं, हिस्ट्री और साइंस और स्पोर्ट्स और मोर चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इस क्विज में। और ईच हाउस विल हैव टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स, यानी कि एक हाउस में, एक ग्रुप में 4 बच्चे ही हो सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो है रजिस्टर करवा सकते हैं अपने नेम को रिस्पेक्टिव हाउस कैप्टन को,
और द विनर विल बी रिसीव्ड सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज, जो विजेता होगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगा। ये आपने नोटिस में डाल दिया। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप जो है फर्दर डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट क्लास टीचर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है जैसे मोबाइल नंबर जो तुम कोई भी XXX डाल दोगे, और यहाँ पर हेड बॉय या हेड गर्ल जो भी इस नोटिस को डाल रहा है उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आइए, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम एंड वॉशरूम इन आवर स्कूल। तो आप सीधे सीधे फटाफट लिख दोगे कि भैया आपका डेट क्या है, किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को, स्कूल नेम क्या है, एड्रेस क्या है, जो कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट मेंशन करना नहीं भूलोगे कि आप ये एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हो। और उसके बाद जो है आप जो है रिस्पेक्टेड सर या मैडम करते हुए स्टार्ट करोगे अपने एप्लीकेशन को और बोलोगे आई होप दिस एप्लीकेशन फाइंड्स यू वेल, आई एम ए स्टूडेंट, आप अपना क्लास और ग्रेड लिख दोगे, हैं कौन सा सेक्शन है, अगर सेक्शन है तो, नहीं तो खाली क्लास लिख सकते हो। एट योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट या इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर नोटिस या अटेंशन, ठीक है, नोटिस द पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम एंड वॉशरूम इन आवर स्कूल्स। तो मैंने हिंदी में करा है, आवर क्लासरूम्स आर वेरी इन वेरी पुअर कंडीशन, द वॉल्स आर क्रैक एंड द फर्नीचर इज आइदर ब्रोकन और डैमेज्ड, the fans and lights are not functioning properly which makes it difficult to concentrate on studies especially during the hot weather, मतलब गर्मी के दिनों में ज़्यादा परेशानी होती है। The washrooms in our schools are in an unhygienic condition, there is no proper cleaning and the toilets are often clogged and damaged, खराब भी हैं और जो है जाम भी हो चुके हैं। The lack of cleanliness is not only uncomfortable बट ऑल्सो पोजेज हेल्थ रिस्क टू द स्टूडेंट्स, यानी कि अनकंफर्टेबल तो क्लीनिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से तो हमें परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो है हमारी हेल्थ के लिए भी ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ हमने लिखी है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इन टू दिस मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव या टेक नेसेसरी एक्शन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द बोथ द क्लासरूम एंड वॉशरूम। आई वुड ग्रेटली बेनिफिट द इट विल ग्रेटली benefit the student, providing them a more conductive and safer environment for लर्निंग एंड पर्सनल हाइजीन। आप चाहो तो ये लाइन ऐड करो, अगर आप बढ़िया स्टूडेंट हो तो आप जरूर लिखोगे। तो इसको लिखने के बाद जो है थैंकिंग यू करते हुए आपने खत्म कर दोगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, राइट एनी 3 वेज दैट यू फील इंग्लिश हेल्प पीपल इन इंडिया। तो भैया जो इंडिया के लोग हैं इंग्लिश उनको कैसे हेल्प करती है, तो बेहतर करियर के अवसर प्रदान करती है। आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी, बहुत जगह आप मीडिया में जा सकते हैं, IT सेक्शन में जा सकते हैं, आप जो है गाइड बन सकते हैं, बहुत सारी नौकरियों में आपको सुविधा मिलती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आप जो एक्सेस कर सकते हैं, जिसको MNC बोलते हैं। उसके बाद है आप जो है वैश्विक जो आपकी शिक्षा होती है, विश्व स्तरीय शिक्षा, उस तक भी आपकी पहुंच आसानी से बन सकती है। और साथ ही साथ जो है सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क भी बनेगा आपका जो है नेशंस के बीच में भी, और कल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में भी। इसके बाद राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग के भैया क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, हमने ऊपर स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ध्यान और समझ को बढ़ावा देता है, ये कंसंट्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है हमारी रीडिंग स्पीड को, साथ ही साथ इंप्रूव करता है हमारे इंडिपेंडेंट लर्निंग को, इंक्रीज करता है हमारे रिटेंशन को, यानी कि हमारी स्मरण शक्ति को। इसके बाद जो है हाउ इज़ पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल लेटर। तो मैं बताता हूँ कि पर्पज़ क्या है। पर्सनल लेटर किस लिए लिखा जाता है, रिटर्न फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन टू फ्रेंड फैमिली, ठीक है, और एक्यूटेंसिस, यानी कि अपने रिलेशन वालों को लिखा जाता है। पर्सनल लेटर जो है फ्रेंड फैमिली दोस्त रिश्तेदार को ही लिखा जाता है, जिसमें हम अपने थॉट्स, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने प्यार मोहब्बत और जो कोई न्यूज़ देनी हो, सूचना देनी हो, उसके लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। पर्सनल लेटर का व्यक्तिगत पत्र बोला जाता है। और जो ऑफिशियल लेटर होता है इसका यूज़ करते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी को लिखना है, किसी इंस्टीट्यूट में लिखना है, किसी स्कूल में लिखना है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में लिखना है, किसी पोस्ट ऑफिस में लिखना है, किसी नगर पालिका को लिखना है, इस तरह से, क्या किसी न्यूज़पेपर को लिखना है, तो ये ऑफिशियल लेटर हो जाता है। टोन कैसा होता है, तो इसमें इनफॉर्मल होता है, मजाकिया तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मल होता है, पोलाइट होता है, रिस्पेक्टफुल होता है। लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं, इसमें सिंपल और फनी लैंग्वेज यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो है प्रिसाइज और जो इम्प्रेशन फुल लैंग्वेज है उसको हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है आपको ये जरूरी नहीं पूरी डिटेल लिखना, बस जितना बोल रहा हूँ उतना लिखते जाना। स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसे, इसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम डियर यूज़ करते हैं, डियर,
यूर सिंसियरली जो है हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, रिगार्ड वो करते हैं, रिसेप्टेंस जो सेंडर है एड्रेस है उसको भी लिखते हैं, जो रिसीव करेगा उसका भी एड्रेस होता है। इसमें डेट भी मेंशन करना होता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, इसमें सब्जेक्ट भी आता है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। इसमें डियर वियर लिख करके, हाय हेलो करके भी लिख सकते हैं पर्सनल लेटर को। इसमें लव और बेस्ट रिगार्ड से ख़त्म करते हैं। इसको हम जब ख़त्म करते हैं लेटर को, तो इसमें फेथफुली, सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर अफेक्शनली, इस तरह से हम लिखते हैं, अफेक्शनली नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग जो है टेबुलर फॉर्म में दिए, चाहे तो आप इसको अलग अलग तरीके से अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैराग्राफ, राइट एटलीस्ट 3 ऑफ देम। भाई अच्छी पैराग्राफ होती है, उसकी खासियत क्या होती है? तो उसमें यूनिटी होती है पैराग्राफ में, कोहेरेंस होती है, क्लैरिटी होती है, ऑर्डर जो क्रमबद्धता होती है वो अच्छी होती है, एडिक्वेट डेवलपमेंट होता है, करेक्ट ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन का उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें एटलीस्ट 3 ऑफ देम लिखना था, मैंने बहुत सारी लिखी हैं। ठीक है, गुड पैराग्राफ क्या होता है? ए गुड पैराग्राफ हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज। ठीक है, इसके बाद जो है राइट व्हाट इज ए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? एग्जाम्पल देना आपको। क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो ए क्वेश्चन टैग इज ए शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट टू कंफर्म और चेक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि आपका अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना है, जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको ध्यान रखना। अभी समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि सी इज ए टीचर, सी इज ए टीचर, ये क्या है? एक कथन है। जो आपने स्टेटमेंट दिया सी इज ए टीचर, तो ये जो है सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया, नेगेटिव नहीं है ये। सी इज ए टीचर, तो सी, तो हम क्या बोलेंगे? इज है तो इज नॉट सी, इज नॉट सी। हम क्वेश्चन टैग जो है ये वाला हो गया, यानी कि अगर सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव वर्ड है तो हम नेगेटिव बना देंगे उसको क्वेश्चन टैग में। सी इज ए टीचर इजंट सी। अगर यही यहाँ पे क्वेश्चन को हम चेंज करें, दूसरा वाला नेगेटिव में लिख दें इसको, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सी इज नॉट ए टीचर। ठीक है, अब ये हो गया। तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सी इज नॉट ए टीचर। ठीक है, अब कोमा लगाएंगे, इज सी। अब ये क्वेश्चन टैग लगा दिया। अब देखो इसमें अंतर क्या है, आप समझो। यहाँ पर ये जो वर्ड है आपने देखा ये सिंपल है, इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हमने क्वेश्चन टैग में जो है नोट लगा दिया, इजंट। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाक्य है इसमें नोट का प्रयोग किया गया है, सी इज नोट, नोट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन टैग में नोट नहीं लगाया। तो यही चीज बोल रहा है कि नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव हैगा, ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने होंगे, थोड़ा सा और भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकता, केवल आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझाने के प्रयास किया मैंने। क्वेश्चन टैग कैसा होता है? क्वेश्चन टैग जो है ये बताता है कि एक छोटा सा प्रश्न होता है जो किसी कथन के अंत में, जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं उसके अंत में लगाया जाता है, कि यह जानने के लिए कि वो स्टेटमेंट जो है वो है या नहीं है, उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको जांचने के लिए। तो यहाँ पे देखो सी इज ए टीचर इजंट सी, वह एक अध्यापिका है ना? तो ये हमने क्वेश्चन टैग को कंफर्म कर दिया। हाउ डज स्कीमिंग डिफर फ्रॉम स्कैनिंग? स्कैनिंग और स्कीमिंग में आपको अंतर बताना है। तो स्कीमिंग को मैंने बता रखा है। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया एंड जनरल मीनिंग ऑफ द पैसेज। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो है समाचार पत्र की हेडलाइन पढ़कर ये जाना कि समाचार किस बारे में होगा। ठीक है, जैसे विराट कोहली ने आज मैदान में रनों की बरसात की, तो अभी हम सपोज करो मैंने ये हेडलाइन पढ़ ली, इसका मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि विराट कोहली ने बहुत सारे रन मारे होंगे, इवन यानी कि उसने कई सारे चौके मारे होंगे, कई सारे छक्के मारे होंगे,
यहाँ तक कि सेंचुरी भी बनाई होगी या डबल सेंचुरी बनाई होगी, मैं बहुत सारे अंदाजा लगा लूंगा उस हेडलाइन को पढ़ करके। तो समाचार पत्र की हेडलाइन पढ़ करके हम समाचार की पूरी जानकारी लेते हैं केवल हेडलाइन के द्वारा, यानी कि हम जो है खाली मेन आइडिया या उसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हम जो है केवल ले लेते हैं उसके हेडलाइन को पढ़ करके, स्कीम कर लेते हैं। और स्कैनिंग तो आपको बता ही चुका हूँ कि भाई थ्रू आउट द टेक्स्ट में हम कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं फ़ोन डायरी दे दूं या फ़ोन बुक दे दूं और उसमें से कोई एक नंबर ढूंढना है, तो आप सारे फ़ोन नंबर नहीं पढ़ोगे, आप फटाफट उस नंबर की तरफ आंखों से दौड़ते हुए भागोगे कि वो फ़ोन नंबर मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे नंबर लेकर बैठोगे तो पूरे शाम तक पढ़ते जाओगे, नंबर नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप केवल उस नंबर को माइंड में रखते हुए उस आंखों से देख रहे हो उस लाइन उस पूरे डायरेक्टरी को, तो आपको फ़ोन नंबर जल्दी मिल जाएगा। Which method or technique do you prefer for teaching reading to elementary school learners and why? तो आप जो है प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पठन सिखाने के लिए आप कौन सी विधि या तकनीक को पसंद करते हैं और क्यों? तो हम बोलेंगे कि हम जो विधि को उपयोग करेंगे वो होगा फोनेटिक मेथड, ठीक है। जो विधि हम प्रयोग करेंगे वो होगा हमारा फोनेटिक मेथड। फोनेटिक मेथड, सॉरी फोनेटिक नहीं, फोनिक्स। हम जो है वो मेथड यूज करेंगे वो फोनिक्स मेथड होगा फॉर टीचिंग रीडिंग टू एलिमेंट्री स्कूल। फोनिक्स मेथड में क्या होता है, हम एक एक शब्द को पढ़ाते हैं, जैसे कि BAT बैट, CAT कैट, DOG डॉग, इस तरह से हम जो है पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पठन सिखाने के लिए फोनिक्स विधि को पसंद करता या करती हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमने इसका क्वेश्चन कहा। अब यह हमें वाई, क्यों, इसका कारण बताएंगे। साउंड लेटर रिलेशनशिप, अक्षर ध्वनि अक्षर का संबंध अच्छा होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि फोनिक्स बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि अक्षर किस प्रकार की ध्वनि से जुड़े होते हैं। BAT बैट, तो हम ध्वनि से उसको संबंधित कराते हैं। तो यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग स्किल, शब्द निर्माण का कौशल, यानी कि एक एक अक्षर को मिलाकर के हम एक बड़ा शब्द बनाते हैं, ठीक है। बच्चे ध्वनियों को जोड़ करके एक शब्द बनाना सीख जाते हैं, ये इसका कारण है। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन इन स्पेलिंग, उच्चारण और वर्तनी में सुधार करता है। और इंगेजिंग एंड फन, यानी कि इसमें रुचिकर और मजेदार भी होता है, ये मजा आता है बच्चों को पढ़ने में। एग्जाम्पल के लिए, टीचिंग द साउंड ऑफ द लेटर B एज बी विद द वर्ड, ठीक है ना। तो हम ये बी लेटर को हम अगर सिखाना चाहते हैं तो इसी लेटर से हम कुछ वर्ड बना देंगे, जैसे कि BAT बैट, फिर बी से ही बनाएंगे BALL बॉल, BOY बॉय, फिर बी से और छोटे वर्ड्स जो बच्चों को सिखाया जा सके वो छोटे छोटे वर्ड्स बनाते जाएंगे। तो बच्चों को मजा आता है कि बी से ही सारे चल रहे हैं, फिर A से सिखाएंगे, फिर B से सिखाएंगे, फिर C से सिखाएंगे, ऐसे हम बनाते हैं। इसको फोनिक्स मेथड बोला जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इसकी खासियत है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड कंपोजिशन टास्क, तो गाइडेड कंपोजिशन टास्क का एग्जाम्पल देना है। तो होता क्या है, इज ए राइटिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन हेल्प इन द फॉर्म ऑफ हिंट्स, आउटलाइंस, क्वेश्चन एंड पिक्चर्स टू कंप्लीट ए शॉर्ट कंपोजिशन। यानी छोटा सा जो है आपको पैराग्राफ लिखना है, उसमें टीचर स्टूडेंट्स को जो है गाइड करेंगे, क्या करेंगे, वो हिंट दे देंगे, कोई आउटलाइन दे देंगे, कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, कुछ पिक्चर्स दे देंगे और बोलेंगे एक पैराग्राफ बनाओ। अभी देखोगे कैसे, ठीक है। तो मार्गदर्शित रचना कार्य एक लेखन गतिविधि है जिसमें छात्रों को संकेत, रूपरेखा, प्रश्न या चित्रों के माध्यम से लेखन में सहायता दी जाती है। अब देखिए, सपोज करिए कि मैं 5-6 सेंटेंस दे रहा हूँ, टास्क क्या दिया है, राइट 5-6 सेंटेंसेस ऑन माई स्कूल विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। अपने माई स्कूल पर जो है आपको एक जो है क्या लिखना है, 5-6 लाइनों की जो है एक पैराग्राफ लिखनी है, ठीक है, सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंट दिया है, नेम ऑफ योर स्कूल, लोकेशन, नंबर ऑफ क्लासरूम्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स, एक्टिविटी इन स्कूल, व्हाई यू लाइक योर स्कूल। तो ये मैंने पॉइंट दिए और छात्रों को बोला कि भैया माई स्कूल पे इस पॉइंटों को मिला करके एक पैराग्राफ बनाओ, ठीक है, एक सेंटेंस बनाओ। तो मैंने इसका आंसर दिया, ये देखो, माई स्कूल नेम इज सरस्वती मंदिर, इट इज इन भोपाल, लोकेशन बता दी, इट इज इन भोपाल, नंबर ऑफ क्लासरूम, देयर आर 20 क्लासरूम्स, teachers and students, there are many teachers and students, activity in school, we play games and celebrate festivals, why you like your school, I love my school because it is clean and beautiful। तो ये जो है हमने रिस्पॉन्स दिया, इसी को बोला जाता है एक गाइडेड कंपोजिशन टास्क, ठीक है। आगे चलिए,
एग्जाम्पल के थ्रू जो क्वेश्चंस को आप समझते हो ना, उसका मजा ही कुछ और लिखने में तो आपको स्वाद आ जाएगा। What techniques will you use to improve your people's handwriting? आप अपने शिक्षार्थी का, अपने शिष्य का अगर हैंडराइटिंग इंप्रूव करेंगे तो आप कौन सी टेक्निकों का यूज करेंगे? तो जो है आप बताएंगे पैटर्न प्रैक्टिस कराओगे, यानी आकार का अभ्यास कराओगे, ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, सी कैसे बनता है, इस तरह से आकार दोगे या आकारों का जो है उनको रेखाओं का जो है अध्ययन करवाओगे, सिखाओगे। ठीक है। यूज ऑफ 4 लाइन नोटबुक्स, आपने देखा है छोटे बच्चों को 4 लाइन नोटबुक दी जाती है, उसमें ए बी सी कौन सी लाइन पे कौन सी चीज बनती है उसका उपयोग करवाते हैं। स्लो एंड नीट राइटिंग, धीरे धीरे और साफ सुथरा लेखन करवाते हैं। डेली प्रैक्टिस जो है नियमित अभ्यास कराते हैं। लेटर फॉर्मेशन ड्रिल्स कराते हैं, अक्षर निर्माण का अभ्यास कराते रहते हैं। एप्लीकेशन एंड फीडबैक, सराहना भी करते हैं और प्रतिक्रिया भी देते हैं कि नहीं देखो ये तुमने अच्छा नहीं बनाया है, इसको इस तरह से बनाते हैं। और किसी दिन बोलेंगे वाह वाह तुमने कितना अच्छा बनाया है और भी इसी तरह से और बनाना। तो इस तरह से जो है आप सराहना करोगे। राइट टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज फॉर इंग्लिश लर्निंग एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर 2 एक्टिविटीज आपको बतानी है इंग्लिश को लर्निंग के लिए और स्पीकिंग के लिए। तो स्टोरी लिसनिंग, जो सबसे पहले लिसनिंग के लिए स्टोरी लिसनिंग, कहानी सुनाना। ठीक है। उसके अलावा जो है कहानी सुनना, राइम्स एंड सॉन्ग्स, बाल गीत, राइम्स जो होते हैं बाल गीत होते हैं ना, चंदा मामा, दूर के पुआ पकौड़े, ऐसे कुछ है ना, तो ये आपके राइम्स हो गए और फिर सॉन्ग्स भी हो गए। इस तरह से आपके साउंड रिकॉग्निशन, ध्वनि पहचान, ये सारे सारे लिसनिंग एक्टिविटीज में आप शामिल कर सकते हैं। इसमें 2-3 आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का पालन। स्पीकिंग के लिए, वो लिसनिंग के लिए था। स्पीकिंग एक्टिविटीज में आप कौन सी चीजें ले सकते हैं, कौन सी गतिविधियां ले सकते हैं? पिक्चर टॉक, चित्र पर बातचीत कर सकते हैं। रोल प्ले, भूमिका निभाने की बात कर सकते हैं कि भाई आज आज तुम जो है नेताजी बन जाओ, तुम जो है पुलिस बन जाओ। इस तरह से ग्रीटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, इस जैसे शब्दों का प्रयोग करवा सकते हैं। शो एंड टेल, दिखाओ और बताओ भी हम जो है इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है व्हाट आर द बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो लिसनिंग 4 स्किल होते हैं, आपको बता दिया। 4 मौलिक क्वेश्चन होते हैं, 4 बेसिक स्किल्स होते हैं। एक आपका लिसनिंग होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्पीकिंग, तीसरा जो होता है वो आपका रीडिंग, और तीसरा होता है आपका राइटिंग। इसका यही क्रम होता है, ध्यान रखना है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है LSRW का मतलब लिसनिंग, सॉरी, जो आपका व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, तो ये लिखेगा LSRW या WRSLLWRS, इस तरह से चेंज करके देगा, चारों में से बताएगा कौन सा सही है ये बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रम होता है। एक नंबर पे क्या आएगा, तो लिसनिंग, पहले हम सुनते हैं, सुनने के बाद हम बोलना सीखते हैं। हमारा मतलब हम जो है पहले सुनेंगे, सुनने के बाद बोलना सीखते हैं, और बोलने के बाद हम पढ़ना सीखते हैं, पढ़ने के बाद हम लिखना सीखते हैं। ये है हमारा क्रम। इसके बाद जो है एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड इनोटेशन विद एग्जांपल्स। अभी मैंने बताया था ऊपर कि हम स्ट्रेस और इनोटेशन को हम नीचे पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस यानी बल, वो स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस जो है शब्दों पे दिया जाता है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस मीन्स गिविंग मोर एम्फेसिस यानी बल टू ए पर्टिकुलर सेबल और वर्ड वाइल स्पीकिंग। जब हम बोलेंगे कोई भी चीज, बात करेंगे, तो किसी शब्द पे जोर देना, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेस होता है इंग्लिश में। टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है 2 तरह के होते हैं, एक वर्ड स्ट्रेस होता है और एक सेंटेंस स्ट्रेस होता है। ठीक है। एक वर्ड स्ट्रेस होता है और एक सेंटेंस स्ट्रेस होता है। तो 2 प्रकार के स्ट्रेसेस होते हैं इंग्लिश में। और स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस मींस गिविंग मोर एम्फसाइज यानी बल देना टू ए पर्टिकुलर सेबल और वर्ड पे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे हम टेबल नॉर्मल बोलते हैं टेबल, लेकिन हम बोलेंगे टेबल। ठीक है। प्रेजेंट, ठीक है। तो हम जिस पे बल दे रहे हैं वो चीज है। किसी पर्टिकुलर जो है या तो सेबल पे दें या पूरे वर्ड पे दे देंगे। तो हम यहाँ पे सेबल पे, टीए पे ज्यादा दे रहे हैं, टेबल है। प्रेजेंट बोलना है तो प्रेजेंट। इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट को भी हम वापिस से भी कर सकते हैं, ये वर्ब बन जाएगा प्रेजेंट। तो इस तरह से हम बोलते हैं। टेबल में पहला सेबल पर जोर दिया गया है, जो टीए पर जोर दिया गया है। इस तरह सेंटेंस स्ट्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रेस, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ये तो सिंपल हो गया, हमने जो बोला। अब स्ट्रेस देके बोलेंगे सी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, तो इस तरह से हमने स्ट्रेस दिया, इसको स्ट्रेस बोला जाता है। ये वर्ड पे स्ट्रेस है और ये पूरे सेंटेंस पे स्ट्रेस है।
कहाँ कहाँ हमने स्ट्रेस दिया है। अब इनोटेशन क्या होता है, जिसको हम बोलेंगे, देखो इनोटेशन क्या होता है। इनोटेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस while speaking. It helps expresses emotion, attitude and sentence types. अभी देखो इनोटेशन को हम समझेंगे बोल करके। ये इनोटेशन क्या होता है, आवाज का उतार चढ़ाव, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। टाइप्स ऑफ इनोटेशन दो तरह के होता है, तीन तरह के होते हैं। राइजिंग इनोटेशन होता है, राइजिंग है ना, चढ़ती हुई, एक उतरती हुई। फॉलिंग इनोटेशन होता है, और होता है चढ़ती और गिरती, दोनों तरह की, यानी कि राइजिंग एंड फॉलिंग इनोटेशन। अब देखो चढ़ती हुई में मैंने एरो किया है कि चढ़ती हुई नोटेशन होती है एक, ठीक है। यू आर कमिंग, तो हम बोलेंगे, सॉरी यू आर नहीं, आर यू कमिंग, तो ये हो गया आपका राइजिंग, आवाज अंत में ऊपर जाती है। आर यू कमिंग, तो ये राइजिंग, ठीक है। अब देखो फॉलिंग में क्या होता है, देखो वेयर आर यू गोइंग, तो अब हम इसको बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, तो आवाज अंत में नीचे जाती है। वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। यहां पर आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, यहां पर जो है वेयर आर यू गोइंग, तो लास्ट वाले सेंटेंस जो है नीचे गिरती है। और फॉलिंग और राइजिंग एनोटेशन में क्या होगा, रियली, इसमें हमने बढ़ाया भी और घटाया भी। रियली, लास्ट में जो ली बोला है वो जल्दी से गिरा, लेकिन जो स्टार्टिंग में आर ये बोल रहे हैं रियली, तो इस तरह से इनोटेशन होता है। राइजिंग फॉलिंग इसको बोला जाता है। समझ में आ चुका होगा आपको। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, रीडिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत बार हमने देखा है, ठीक है। तो इंप्रूव करता है वोकेबलरी को, थिंकिंग को बढ़ाता है, इमेजिनेशन को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है लैंग्वेज स्किल को, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, नॉलेज का सोर्स बढ़ाता है। उसके अलावा जो है व्हाट आर आर्टिकल, राइट इट्स टाइप विद द एग्जाम्पल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल आर द वर्ड्स यूज बिफोर नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। तो आर्टिकल जो है तीन तरह के होते हैं, ए एंड द, ठीक है। तो इसको जो द होता है इसको हम डिफाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं, ध्यान रखना। डिफाइनाइट आर्टिकल क्या होता है, जो द होता है उसको डिफाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। इसका विशेष संज्ञा के साथ जो है दर्शाया जाता है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, टेबल पर जो पुस्तक है वो मेरी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द जो है ये डिफाइनाइट आर्टिकल है। इनडिफाइनाइट आर्टिकल में दो आते हैं, ए और एन दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए एन और द होता है डिफाइनाइट आर्टिकल, और इनडिफाइनाइट आर्टिकल जो होता है वो ए भी होता है और एन भी होता है। अब ए और एन को जो हम यूज करते हैं, तो ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होता है, और एन जो है वो वोवेल साउंड से पहले यूज होता है। तो ए और एन का प्रयोग भी आपको पता है। आई सॉ ए कैट, कैट जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है सी, तो आई सॉ ए कैट इन द गार्डन, तो यहाँ पे ए यूज किया गया है। अगर हम एन का उपयोग करें तो वहां पर जो है ए ई आई ओ यू आएगा, स्वर की भाषा आएगी, स्वर का शब्द आएगा। सी इज ए आर्टिस्ट नहीं लिखेंगे, सी इज एन आर्टिस्ट, यहाँ पे एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट आ ई ओ यू की जो है भाषा आती है, वहां पर हम जो है इस तरह से लिखते हैं। एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग जो है पर्टिकुलर विशेषकर चीजों के लिए किया जाता है। राइट टाइप्स ऑफ जेंडर विद एग्जाम्पल, तो जेंडर कौन कौन से होते हैं, जो है यहाँ पर जो है इसके बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के आधार पर जो है जेंडर को हम चार भागों में बांटते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश में है जेंडर होते हैं, एक तो होता है आपका मस्कुलर जेंडर, ठीक है, जिसमें पुरुष या पुरुष जाति जानवरों का प्रयोग बताया जाता है, कि जैसे उदाहरण के लिए बॉय है, मैन है, फादर है, लॉयन है, ये आपका क्या हो गया, मस्कुलर जेंडर, ठीक है। इसमें उनकी लिंग का जो है उनकी लिंग का जो है पहचान होता है। फीमेल फेमाइन जेंडर जो स्त्रीलिंग है, इसमें जो है आपका स्त्रीलिंग में उन संज्ञाओं को कहते हैं जो स्त्री या स्त्री जानवरों को दर्शाता है। इसमें पुरुष जानवरों की बात होती है, इसमें पुरुष और पुरुष जानवरों की बात होती है, जो आपका मस्कुलिन जो जेंडर होता है। और फेमिनाइन जेंडर में जो है आपका स्त्री जाति या स्त्री जानवरों को दर्शाते हैं, जैसे गर्ल, वुमेन, मदर, लायनेस, ठीक है। और इसी तरह से आपका थर्ड जो होता है कॉमन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर में जो है क्या होता है, पुरुष और महिला दोनों के लिए उपयोग किया, जैसे टीचर, टीचर गुड मॉर्निंग टीचर। आप अब सुनने वाला अगर आपको नहीं देख रहा है तो कैसे पता चलेगा उसको कि जो टीचर है वो लेडीज है या जेंट्स है, यानी लेडीज टीचर होगी तो भी आप टीचर बोलोगे हैं, और जेंट्स टीचर होगा तो भी आप टीचर ही बोलोगे, ठीक है। तो टीचर जो है शिक्षक और शिक्षिका हो सकती है। स्टूडेंट जो है वो छात्र या छात्रा हो सकती है, हैं।
उसके अलावा पेरेंट्स जो है माता और पिता दोनों हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आए हैं, तो पेरेंट्स में ये नहीं कि माता पिता दोनों साथ आए हैं, पेरेंट्स मतलब कि आपकी माता भी हो सकती है और आपके पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड में जो है आपका फ्रेंड आया है, तो हम लड़की को बोल सकते हैं कि उसकी सहेली आई है तो उसको भी फ्रेंड ही बोलेंगे, तो मित्र जो है वो सहेली या सहेला दोनों हो सकते हैं। अब जो है चौथा होता है, इसको न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, इसमें नपुंसकलिंग यानी कि इसमें निर्जीव वस्तुओं को दर्शाया जाता है, जैसे कि टेबल हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, स्विच हो गया, केबल हो गया, बिस्तर हो गया, अलमारी हो गई, बेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती है। तो ये 4 तरह के जो है आपके जेंडर्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा और इनको समझ लीजिएगा जो भी मैंने समझाया है। व्हाट इज नाउन? एक्सप्लेन द टाइप्स विद एग्जाम्पल। तो नाउन क्या होता है? ए नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन, पार्टिकल, थिंग और आइडिया। बस ये हो गया इसका डेफिनेशन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड विच रिप्रेजेंट ए पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पीच इन इंग्लिश, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो ये बहुत सारे आपके प्रकार होते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में जो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होती है, ठीक है। इसमें जितने भी स्टार्ट होंगे अपने नाम या जो भी इसमें आएंगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। जैसे कि इसमें राहुल आर बड़ा है, इंडिया आई बड़ा है, ताजमहल में ताज और महल बड़ा है, ठीक है, एम बड़ा है। तो इस तरह के इसको इनको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। एक होता है कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन यानी सामान्य संज्ञा या साधारण संज्ञा। तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार को हम प्रकट करते हैं। इसमें देखो नाम के हिसाब से प्रकट किया गया है, इसमें विचार देखिए, जैसे कि बॉय लड़का, राहुल जो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, यहाँ पे राहुल है, राहुल से हमें पता है, लेकिन हम इसको डिफाइन करें कॉमन नाउन में तो बॉय हो जाएगा। जैसे इंडिया है, जो ये कोई सिटी है, ठीक है, मान लो विश्व के हिसाब से या सिटी है, कंट्री है। और ताजमहल है तो ये बिल्डिंग हो सकती है, यहाँ पे बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको कॉमन नाउन को करें। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है? जैसे कि टीम, फैमिली और फ्लॉक, जो कि झुंड होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन कलेक्शन होता है एनिमल्स का, पीपल्स का, थिंग्स का, ये कलेक्शन होता है। और उसके अलावा जो है एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसमें कि आपको केवल फीलिंग्स समझ में आएंगी, ठीक है। इसको जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता वो नाउन इसमें आते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। लव, करेज, ये सब चीज़ें जो है एक अदर्शनीय चीज़ है जो अंदर से ही आपको अभिव्यक्त होती है। काउंटेबल, जिसमें हम चीज़ों को गिन सकते हैं, ठीक है। बुक्स और बुक्स, एप्पल, मतलब काउंटेबल, गणितीय संज्ञा होती है, जिसमें सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल फॉर्म्स हो सकता है काउंटेबल, ठीक है। और एक होता है अनकाउंटेबल, जिसमें हम वाटर, अब पानी है, अब पानी एक गिलास में भी पानी है, एक बाल्टी में भी पानी है, एक समुद्र में भी पानी है, लेकिन ये अनकाउंटेबल है। मिल्क है, एक चम्मच में भी है, एक कटोरी में भी है, एक डोली में भी है, एक बाल्टी में भी है, तो भी मिल्क है, उसको भी अनकाउंट कहा जाता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। इस तरह से राइस है, अब चावल है, चावल के बहुत सारे दाने होते हैं, 1 लाख दाने का भी दाने के राइस को भी आप राइस ही कहोगे, 2-4 राइस के दाने होंगे उसको भी राइस कहोगे, तो राइस। इस तरह से ये हो गए आपके नाउन। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? तो भाई हम जानते हैं इंग्लिश होल्ड्स ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडिया ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल इन्फ्लुएंस। यानी कि हमारी जो अंग्रेजी में जो भाषा, भारत में जो अंग्रेजी भाषा है, वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रभाव के कारण जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हर जगह की आधिकारिक भाषा जो है इंडिया में वो क्या है? इंग्लिश की है। चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो, चाहे सरकार की हो, शिक्षा की हो, व्यापार की हो, मीडिया को, सब जगह इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। बिजनेस की और ट्रेड की भी एजुकेशन इंग्लिश है, मीडिया की भी एजुकेशन इंग्लिश है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए भी इंग्लिश की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है व्हाट इज रीडिंग, व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो रीडिंग के टाइप्स आपको बताने हैं, तो आपको अभी अभी मैंने बताया था, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग, इस तरह से स्कैनिंग, स्कीमिंग। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है रीडिंग कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये जो है 5 टाइप्स के होते हैं मेनली। कितने टाइप के होते हैं? ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है ये होता है एक्सटेंसिव रीडिंग, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से एक होता है आपका इंटेंसिव रीडिंग, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है स्कीमिंग, जिसको हम पढ़ चुके हैं अभी अभी। और एक होता है स्कैनिंग, जिसको हम फिर से पढ़ चुके हैं अभी। और एक होता है आपका क्रिटिकल रीडिंग, ठीक है। इसके बारे में समझ लीजिए। क्रिटिकल रीडिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग विद ए जजमेंटल अप्रोच, मतलब आप जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है निर्णय लेते हैं। द रीडर इवेल्युएट्स द कंटेंट, चेक फॉर द बायस एंड assesses that argument presented, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस तरह का वो आर्गुमेंट है, सही है, गलत है, इस तरह का। उदाहरण के लिए एनालाइज है
रिसर्च पेपर और एडिटोरियल आर्टिकल। कोई शोध पत्र या संपादिका को जो है चेक करना कि वो सही है या गलत है, तो इस तरह का जो है क्रिटिकल रीडिंग होती है। हालांकि आपको जो है जल्दी से इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे ऊपर वाले चारों के ऊपर आपको ध्यान देना आवश्यक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग? तो अभी अभी हमने बताया था कि सर आप सही से नहीं बैठते हो, सही पेन का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है, आप जो है सही तरीके से अभ्यास नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की थी, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा अलग लिखने का प्रयास किया ताकि आपको अगर ये याद करना है तो ये भी आप याद कर सकते हैं। कोई बीमारी हो, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिजिकल वीकनेस हो शरीर में तो भी। हाउ कैन यू इम्प्रूव हैंड राइटिंग? गिव सम सजेशंस। अब आप अपने हस्तलेखन को कैसे अच्छा बना सकते हैं? तो आपको मेंटेन करना है, पोस्चर सही से बैठना है, ठीक है, उसके अलावा इम्प्रूव करना है, अपनी ग्रिप को सुधार करना है, ठीक है, उसके बाद जो है हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, फोकस करना है, जो आप लेटर बना रहे हैं वो कितना अच्छा और कैसा बन रहा है। उसके अलावा जो है जो आप आइटम यूज़ करोगे लिखने का वो सही टूल यूज़ करोगे, स्लोली और साफ सुथरा लिखोगे, ठीक है, मेंटेन करोगे कंसिस्टेंसी। जैसा कि आज आपने सपोज करिए अमित लिखा है, तो आप अमित को हमेशा उसी टाइप का उसी तरह का लिखने का प्रयास करोगे। उस तरह से जो है आप विश्राम लोगे ताकि जो है आपके हाथ को आराम मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग? तो मेथड कौन कौन से हैं जो हम रीडिंग को जो है पढ़ा पढ़ाएंगे, मतलब रीडिंग को सिखाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? रीडिंग को सिखाने के लिए, टीचिंग कराने के लिए कौन-कौन से मेथड हैं? तो एक है फ़ोनिक्स मेथड, अभी-अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। एक होता है आपका फ़ोनिक्स मेथड, ठीक है? इस फ़ोनिक मेथड का हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें लेटर एंड देयर साउंड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। एग्ज़ाम्पल जो है हम दे सकते हैं कि भैया जैसे कि CAT, कैट ध्वनियों का उच्चारण करके कैट बनता है, ठीक है? ये फ़ोनिक मेथड होता है। इस तरह से एक जो होता है वो होता है वूल लैंग्वेज मेथड, ठीक है? इसमें क्या है एग्ज़ाम्पल के स्टूडेंट रीड ए कंप्लीट स्टोरी एंड आइडेंटिफाई फैमिलियर वर्ड्स विद दैट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि छात्र पूरी कहानी पढ़ते हैं और उसमें जो है जो परिचित शब्द है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, शब्दों को और वाक्यांशों से संबंधित। लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड जो भाषा अनुभव विधि जो है इसमें क्या होता है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि स्टूडेंट्स टॉक्स अबाउट देयर फेवरेट एनिमल एंड देयर टीचर राइट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑन द बोर्ड। यानी कि इसमें लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड में भाषा अनुभव है, यानी कि वो जो सुनते हैं वो अपने विचारों के द्वारा जो है प्रकट करना, पसंदीदा चीज़ों को प्रकट करते हैं। इससे द लुक एंड से मेथड, देखो और कहो विधि, यानी कि आप जो है किसी चीज़ को देखेगा, ठीक है, या किसी चित्र को देखेगा, इमेजिनेशन करेगा, उसके बारे में जो है वो बताएगा, लिखेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याकरण अनुवाद विधि, तो जिसमें ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू नेटिव लैंग्वेज एंड फोकसिंग ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि अंग्रेजी को जो है अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना और जो व्याकरण संरचना है उस पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। और एक होता है आपका साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं मौन वाचन के बारे में। और एक होता है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड, जो कि स्टार्टिंग में हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, ठीक है, तो ये भी हमने समझा हुआ है। इसके बाद आता है आपका व्हाट इज सेंटेंस, राइट इट्स टाइप विद एग्जांपल। सेंटेंस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, वही क्या कहलाता है हमारा, एक सेंटेंस कहलाता है। एक सेंटेंस जो है, एक वाक्य जो है कई शब्दों को मिला करके बनाया हुआ एक संपूर्ण वाक्य होता है जिसका कुछ मीनिंग निकल पाए, ठीक है, कोई थॉट निकल पाए, कोई आइडिया निकल पाए, ठीक है। अब ये इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम, क्वेश्चन मार्क का, फुल स्टॉप का, हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क का, इन सबों का। अब इसमें जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पूछा है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इसका जैसे कि आप डिक्लेयर कर चुके हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमेशा सन, डिक्लेयर मतलब कि वो अब उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी सन जो है सूरज पूरब में उगता है, वो हमेशा आज तक जिंदगी में पूरब में ही उगता ही रहेगा, ठीक है। आई, और चाहे हम लिख सकते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि सूरज जो है ईस्ट साउथ में, सन सेट्स इन द साउथ, तो हम बोल सकते हैं सूर्य जो है पूरा पश्चिम में जो है क्या करता है, डूबता है। तो ये जो फिक्स है तो फिक्स है, यानी कि डिक्लेयर कर दिया गया है। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है,
तो मुझे अगर किताबें पसंद है तो मैं किताबें को ही हमेशा बोलूँगा, चेंज नहीं करूँगा। तो इस तरह से जो चीज़ डिक्लेयर कर दिया गया है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंट, यानी इंट्रोगेटिव में आता है आपका कि प्रश्नवाचक। जैसे कि कोई प्रश्न के बारे में, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो इस तरह का जो है प्रश्नवाचक शब्दों को जो हम सेंटेंसेस कहते हैं। इस तरह का दूसरा सेंटेंस होता है। तीसरा सेंटेंस होता है, उसका प्रकार होता है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा वाक्य। प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है, इस तरह से। और मे आई कम इन, मे आई गो टू, इस तरह से। और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, विस्मयात्मक बोधक। तो जैसे वाओ, हाउ, हैं, हाय, वाओ दिस इज अमेजिंग, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स आर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लग रहा है, देखो उल्टा आई बना हुआ है, इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इसके बाद है व्हाट इज फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स क्या होता है, तो अभी भी हमने ऊपर ही पढ़ा था फोनेटिक्स के बारे में। फोनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। जो भी हम स्पीच यानी जो हम भाषण देंगे उसके बारे में स्टडी होता है, ठीक है। इट इनोवेट्स या इन्वॉल्व्स प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड्स। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है हमारे कंठ से, हमारे गले से, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है, और मतलब कैसे वो हमारे गले से मुंह के बाहर तक निकलती है, और साथ ही साथ कैसे रिसिप्ट होती है, यानी कि कैसे जो है सुनाई देती है लोगों को। ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है फोनेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना ज़रूरी है। फोनेटिक्स में अगर आप लिखोगे तो सीधा-सीधा आप पूरा का पूरा यहाँ तक लिख, ये पूरा फोनेटिक्स का मतलब होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है राइट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ इंग्लिश। इसमें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें साउंड्स की बात की गई है। तो साउंड्स का जब बात करें तो साउंड्स को याद रखना, केवल वोवेल और कॉन्सोनेंट्स नहीं बोल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे वोवेल्स होते हैं, 12 वोवेल साउंड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें वोवेल साउंड्स 12 कौन कौन से होते हैं, तो ये देखो 6 इधर होते हैं, जिसको हम शॉर्ट वोवेल साउंड्स कहते हैं, ये 6 होते हैं। और लॉन्ग वोवेल साउंड्स होते हैं, ये 6 होते हैं। ये टोटल हो गए 12, ठीक है। अब इन्हीं 12 में से एक जो है स्वर युग्म निकलता है, जिसको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। ये डिप्थोंग्स जो है ये 5 तरह के होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह के वो साइंस होते हैं, माई, मेक, बॉय, नाउ, गो, इनसे हम जो है बना सकते हैं, ठीक है। ये डिप्थोंग्स होते हैं, इनको पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है, समझना है कि कौन सी चीज़ें कितनी होती है, आप याद नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में। शॉर्ट वोवेल साउंड्स जो है वो 6 होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग वोवेल साउंड्स जो है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। 12 वोवेल साउंड्स होते हैं, लेकिन डिप्थोंग्स कितने होते हैं, तो ये टोटल 5 होते हैं, ठीक है। इनको क्या होता है, 2 स्वरों ध्वनियों के संयोजन से बोला जाता है। मा, ई, ठीक है, ए और आई आया है, 2 स्वर है इसमें। ए, ई, आई, आपको स्वर पता ही है, मैंने बता देता हूँ। आपके जो स्वर होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इन दोनों इसमें से दो दो स्वर मिला करके देखो, ए और आई का उपयोग किया गया है, ए, ई और आई का प्रयोग किया गया है, ई और आई का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखो बॉय, तो यहाँ पर जो है ये ओ और आई का प्रयोग किया गया है, ये ओ ही मान के चलो, मतलब है ना। तो ये आपका ओ और आई का प्रयोग किया गया है। ए और यू का प्रयोग किया गया है, ये यू है, ये ए का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ओ और यू का प्रयोग किया गया है, ओ और यू का प्रयोग किया गया है। तो दो जो है यहाँ पर जितने भी हमारे ये स्वर है 5, इनमें से 2 को मिला करके जब ये बनता है, इसी को हम डिप्थोंग्स कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको अब, है ना। तो अब जो है यहाँ पर एक चीज़ कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 साउंड होते हैं। कितने होते हैं, टोटल कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 होते हैं। 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, 24 व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। अब ये 24 कितनी होती हैं, ये रहे 24। अगर आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको केवल याद होना चाहिए कि कितनी होती हैं, बस मैंने लिख दिया है। ये आप 12 तक देख रहे हैं, और फिर 13 से 24 तक आप देख सकते हैं, ये रहे, ठीक है। तो ये सारे के सारे व्यंजन होती हैं जिसको हम बोलते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा निचोड़, आपके पूरे बुक का, आपके सिलेबस का, सब कुछ निचोड़ के रख दिया है। बस पढ़ने की आपकी
मनोबल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिए होंगे, नोट्स पढ़ लिए होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी इंग्लिश आसानी से पूरे पूरे मार्क्स से निकल सकती है, आपके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।